चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं क्लास। काफ़ी लोग भी आई हैं। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम दे रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम टारगेटेड कर रखे हैं ये बताओ। उसी के हिसाब से मैं तुम्हें बता दूँ कितने महीने का करंट तुम्हें करना है, कौन सी मैगजीन से करना है और कैसे करना है। अच्छा, आरपीएफ रेलवे, क्या दुख है? हाँ बेटा बताओ। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ठीक है हो गया आपका। और आप आरपीएफ रेलवे वाला, ठीक है। और कोई PCS वाला कोई है? IAS मुँह से मत बोल देना वरना तुम पूछ नहीं रहे होते। 16 जून को एग्जाम होता तुम्हारा तो तुम पूछ ही नहीं रहे होते कि IAS के लिए मैंने भरा है कि नहीं भरा। चलो कोई नहीं। अब देखो जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं तब तक मैं तुम्हें बेसिक फंडा बता दे रहा हूँ। तुम्हारे SSC या वनडे एग्जाम हो, ठीक है, अगर वनडे एग्जाम टारगेट कर भी रखे हैं तो यूपी का बता दो मैं, खासकर यूपी का क्या सीन है। यूपी में आपको पता है कि ये कराता है ग्रुप ए का एग्जाम, ठीक है, इसका वनडे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो बेटा ये याद रखना, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इस कमीशन के लिए जो करंट अफेयर अभी चल रही है मार्केट में वो है इतनी रिक्वायर्ड, 1 से 1.5 साल। अब मार्केट में क्या समस्या है कि तुम लोग जब मैगजीन लेने जाओगे तो तुम्हें समस्या ये होती होगी कि मैगजीन हम घटना चक्र की ले लें, कि मैगजीन हम किसी और प्रकाशन की ले लें। तो मैं आज तुम्हारा डाउट ही दूर कर देता हूँ। आ जाओ बेटा। नमस्कार। प्रोजेक्टर की केबल नहीं है, ऐसे ही मैनेज करेंगे, लेकिन कोई नहीं। हाँ तो रही ना बात, ठीक है। अपनी अटेंडेंस का बता देना, बीच में मुझे याद दिला देना। तुम्हारा एक फोटो लेना है, वो GPS वाला, लास्ट टाइम लिया ही नहीं था, ठीक। चलो तो अब जरा ध्यान देना, मैं तुम्हें SSC और बाकी एग्जामों की भी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। कितने महीने या कितने वर्ष का करंट अफेयर चाहिए होता है, मैं ये चीज बता रहा हूँ। कौन सी पुस्तक वनडे एग्जाम के लिए काम आती है, कौन सी मेंस के लिए काम आती है, प्री के लिए ध्यान से सुनना। अगर तुम वनडे एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें मार्केट के अंदर चुपचाप से 2-3 प्रकाशन की मैगजीनें खरीदनी पड़ेगी, तुम्हारी मजबूरी है। पहली तुम लोग जरूर जानते हो, स्पीडी प्रकाशन की मैगजीन आती है, ब्लू कलर का इसका पेज होता है। ये सस्ती मैगजीन निकालने के नाम से फेमस है कि 80, 90, 95, अब तो 120, 130 रुपए की कीमत है। इस मैगजीन की खासियत ये है बेटा, इसमें मैगजीन के लास्ट में 600 से 800 प्रश्न दिए होते हैं बहुविकल्प। और आपके SSC के वनडे एग्जाम में मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC जो कौन सी परीक्षा करवाता है, जो पैट एग्जाम के माध्यम से होती है, उसमें 1.5 साल का करंट पूछा जाए। इस वक्त 1.5 साल ये स्थिति है। और समझिएगा बेटा, SSC के लिए आपका लास्ट का 6 महीने का करंट चाहिए होता है मात्र। जैसे अगर आपका SSC जुलाई में, तो आप जनवरी से उठा करके जुलाई से 1 महीने पहले के घटनाक्रम, खासकर वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका SSC का करंट मिल जाएगा। और मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप समझिए। अब एक चीज और समझिए, जो स्पीडी की मैगजीन नहीं ले पा रहे वो ये वाली मैगजीन लेके रहता है, एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों क्लासिकल मैगजीन है, मतलब वनडे एग्जाम की मैगजीन इनसे बढ़िया मार्केट में आपको नहीं है। ये बात आप समझिएगा। जैसे आप मार्केट में गए तो दुकानदार तो मैगजीन का नाम पूछता है, भाई डॉक्टर तो यही पूछ रहा है बीमारी कौन सी। अब आप कह रहे हैं मुझे बहुत बीमारी है लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि मैंने UPPSC भी भर दिया, SSSC भर दिया, SSC भर दिया, तो डॉक्टर कहेगा डायग्नोसिस करे तो करे किसका। ये समझने की बात है ना बेटा। अब समझिए, एक वनडे प्रकाशन की और मैगजीन है जो तुम्हें पता होगी, वो है, मैं गारंटी दे रहा हूँ जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इन तीनों मैगजीन से छूट गया हो। इनमें से कोई एक तुमने जरूर पढ़ी, और नहीं पढ़ी है तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। फिर आ जाता है सबसे बकवास लेवल, वो है ये, ठीक है, अतः सागर। मैं एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, राजस्थान का चैनल है, उसमें डेली 2 घंटे के आसपास की वीडियो आती है। वो बहुत ही जबरदस्त सर है, उनका नाम जी से है, ठीक है, समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें फैक्ट की मशीन बनाने में लगे हुए हैं। वो 1 घंटे में आके इतना सारा लड्डू प्रश्न, गोलगप्पा प्रश्न, इतने सारे प्रश्न पढ़ा देते हैं। समझ गया ना आप किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा उनके पढ़ाना तब इफेक्टिव होगा जब आप बच्चे को बहुत स्पेसिफिक चीज पढ़ाओ। वो वनडे एग्जाम में लोडेड कर देते हैं। अच्छा जरा बुद्धि लगाओ, उन्होंने भी कहीं से तो पढ़ा होगा ना, तो बेटा वो इन्हीं मैगजीनों से लाते होगा।
तो तुम डायरेक्टली मैगजीन ही ना पढ़ लो भाई। 1.5 घंटे की वीडियो में अगर तुम 10 ही प्रश्न कर पा रहे हो तो फिर वो तुम 10 प्रश्न कम से कम 4 बार रिवाइज कर लोगे 1 घंटे के अंदर। तो मैगजीन से पढ़ने की आदत बनाओ। सर हमारा काम यूट्यूब से बढ़िया चल जाता है, ट्रिकें सीख जाते हैं। अब सुनो, कल को तुम ट्रिकें सीखने के बाद एसएससी में अफसर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए भैया, वो भी किसके, जीएसटी के। अब वहां पे तुम्हें केंद्र सरकार के, आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, केंद्र सरकार के कर्मचारी ने तुम्हें जीएसटी ऑफिसर को एक नोटिस भेजा और वो नोटिस नॉर्मली 30 या 34 पन्नों का होगा। मेरी बात समझना कि तुम्हें नौकरी के बाद दिक्कत क्या आएगी, जो लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन टीचिंग पे डिपेंड है। आप कहीं भी किसी से पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ने पे विश्वास रखो। तो जैसे ही जीएसटी का पन्ना आएगा फिर क्या तुम YouTube पे सर्च करोगे कि जीएसटी का नया आदेश जो बड़े अधिकारी ने भेजा है उसको हिंदी में कैसे अनुवाद करें, पढ़ें। तो बेटा YouTube की पढ़ाई वहीं तक कारगर है जहां तक तुम्हें चीजों में मजा आता है, लेकिन उसका भी रिवीजन करना जरूरी है। या YouTube से वीडियो देखो तो नोट्स बनाए, वीडियो देखी साथ में पेन लेके बैठ गए, पॉज कर दिया। अब तुम्हें पता ही है कि वीडियो कितनी इफेक्टिव है, कितनी नहीं पता चल जाएगा। अब ये याद रखना, UPSSC के लिए भी ये मैगजीन कामयाब आ जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति इसके लिए पढ़ रहा है किसी भी राज्य के पीसीएस परीक्षा के लिए, उसके लिए बेटा मार्केट में 2 मैगजीन है, वो ये घटना सार और घटना चक्र। घटना चक्र, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने घटना चक्र का नाम ना सुना। इतनी मोटी मोटी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की इसके पब्लिकेशंस आते हैं। मैं आपको पूरे एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ कि आपके लिए करंट कहाँ से कहाँ पढ़ना है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट में तो मैं तुम्हें भी क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, लेकिन पता तो है ना, आप में से आज कई नए बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो पहले मैंने आपको जो चीज बताई मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा। जब आप बरेली कॉलेज के सामने कंपटीशन बुक हाउस पे जाएंगे, पीलीभीत में जाएंगे या पूरनपुर में किसी दुकान पे जाएंगे, आपको जो मैगजीन लेनी है या पढ़नी है अभी आगामी परीक्षाओं के लिए, वो या तो लेंगे वनडे एग्जाम के लिए स्पीडी या एडुकेरिया या योग प्रकाशन। ये तीनों दोनों भाषाओं में आते हैं, अंग्रेजी में भी ले सकते हो, हिंदी में भी ले सकते हो। घटना चक्र भी अंग्रेजी हिंदी में आती है, घटना सार पीसीएस के लिए सिर्फ हिंदी में आती है। मैगजीन समझ गए? अब आपको टेंशन ही खत्म। इन मैगजीन के अंदर पूरा उतना ही डेटा दिया होता है जितना परीक्षा में जरूरी है। स्पीडी बनाती डेटा है 6-7 महीने का करंट अफेयर, या तो अर्धवार्षिक निकाल देगी या छमाही जिसे आप कहते हैं, या वार्षिक निकाल देगी। उससे ज्यादा करंट अफेयर आपके वनडे एग्जाम में नहीं पढ़ना होता। मेरा अनुभव मैं तुम्हें बता दूं तो UPSSC के अंदर 3 बार तो मैं पेट परीक्षा में परसेंटाइल ला चुका हूँ 99। ठीक है, नंबर हमेशा मेरे इसमें एवरेज रहते हैं 82 से 87 पेट के एग्जाम में, क्योंकि इसमें आप जितने नंबर लाओगे आपको आगे की परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलता है। तो आप समझिएगा पेट की वजह से मैंने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, उत्तर प्रदेश JSA जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी विभिन्न मल्टीपल सप्लाई इंस्पेक्टर, करीब +3 5 से 6 परीक्षाएं जो मैंने दी। इसमें से आपको पता है कि लेखपाल में सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई, अंतिम चयन होने के बाद तो वहां का पेंडिंग है कोर्ट में। उसके बाद अभी टाइपिंग मेरी होनी है कनिष्ठ सहायक। ये तो रह गए इन वाले एग्जाम में। अब आ जाओ इस एग्जाम में, ये आ जाओ आपकी UPSSC, इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, अभी 2023 में अगस्त में मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ बच्चों के साथ शेयर किया था, तब मैं उस वाले रूम में पॉलिटी पढ़ा रहा था। और बाकी रही इससे ऊपर के एग्जाम की बात और जुडिशरी के एग्जाम की बात, तो मैंने समस्त एग्जामों की जो पढ़ाई करी है 4-5 साल, और दिल्ली में कोचिंग करी। तो ये भी आप इस चीज से भी गाइडेंस नहीं छूट सकते कि सर दिल्ली जाके आप तैयारी करें या ना करें। देखो कोचिंग में जाओगे कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोचिंग से पहले तुम्हें जमा करने होते हैं डाउट। सर डाउट कैसे? जैसे आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली कक्षा 6 की, अब उस एनसीईआरटी को आपको समझ नहीं है, आपने दोबारा पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी। 4 बार पढ़ने के बाद आपके एक दिमाग में रूपरेखा बन गई कि यार मेरे को हर बार ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय सेक्टर इकोनॉमिक्स के अंदर होता क्या है, या कक्षा 6 के अंदर इतिहास होता क्या है। तो आप जब कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपके पास डाउट होना चाहिए। ये सोच निकाल देना कि कोचिंग में जाके बैठेंगे और फिर उसके बाद जो टीचर आएगा और वो टीचर हमसे क्या कहेगा, हाँ बेटा खोलो पहली लाइन, देखो इतिहास का मतलब ये होता है, कोई नहीं बताता। 350 बच्चा दिल्ली में एक बार का बैठता है, आप पीछे बैठे होगे, पर्ची पे डाउट लिख के दोगे, तो आगे तक जब टीचर के पास डाउट आता है तो टीचर के फेवरेट स्टूडेंट जो आगे होते हैं वो खोलते हैं पर्ची, उनको लगता है ये क्वेश्चन पूछने लायक है, वही डाउट दिलाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग से हाल बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने भी जस्ट कोविड के बाद ही मेरी वापसी हुई है दिल्ली से तैयारी करके, और मैंने एक प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग करी जिसकी फीस है 4.5 सिर्फ फीस ही फीस, मेरा खाना अलग, तो आप लगा लीजिए अंदाजा। लेकिन मुझे बेनिफिट बहुत मिला।
पर उससे पहले कम से कम 2 साल और 2 बार अटेम्प्ट देके तब मैं वहाँ पहुँचा। ये नहीं कि घर वालों ने कह दिया IAS बन गए, लला खाली बैठे हो तो IAS बन गए, तो ऐसा नहीं चलता है लला IAS बन गए, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ समझ जाओ, करंट में आपका ये स्कोप रहेगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए क्या है, लूसेंट की किताब आप ले सकते हैं जब आप कौन से एग्जाम टारगेट कर रहे हो, रेलवे, वनडे एग्जाम, SSC, CHSL, CGL के लिए मार्केट में कुछ अलग से कोचिंग के प्रकाशन है, जैसे नीतू मैम का, उसका अंग्रेजी का प्रकाशन ले सकते हो बेस्ट। आपको मैथ के लिए लेना है तो राकेश यादव सर की लाल किताब ले लो। लाल किताब भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो एक प्रकाशन और आता है किरण का प्रकाशन ले सकते हो। ये सारे प्रकाशन ले सकते हो जब आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी हो। वनडे में NCERT काम आती है, लेकिन NCERT की महेश वर्मा वो वनडे एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि PCS वाले में आप में अंतर समझो। आपसे ये पूछ लेगा कि भारत के अंदर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, आपका हो गया अरावली, लेकिन यूपी PCS के अंदर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएगा कि अरावली सबसे प्राचीन तो है, परंतु किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। तो इसको समझने के लिए तुम्हें डीप में पढ़ना पड़ेगा, ये अंतर आ जाता है। अब आ रहा थोड़ा कनेक्शन समझ पा रहे हो, क्योंकि कई एग्जाम के चक्कर में बच्चों को काउंसलिंग नहीं करती, और यही उद्देश्य की वजह से पीछे काउंसलिंग रखा था, लेकिन अभी आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं। फिलहाल मैं कई सारी चीजें आपको बताता चलूंगा एग्जाम के साथ साथ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। किसी का और डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। हाँ भाई, किसी और का कोई डाउट? पैट परीक्षा हो गई, PCS हो गया। अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया है जैक में, जिसमें 5 दिन का SSB होता है, जो तुम्हारा CDS और NDA होता है उस तरीके का। तो 5 दिन के SSB प्रोग्राम के अंदर जो है वो लोग अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं उसमें भी। या फिर और किसी में इंटरेस्ट हो तो बताओ, कोई और तुम में से बैठा हो जिसे पता ही ना हो कौन सी एग्जाम दे तो बताओ, या जिसे यही ना पता हो पैट क्या होता है तो बताओ, कम से कम एक इंटरेस्ट तो जगा कर बताओ। कोई से एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए पूछो, सिलाई कढ़ाई छोड़ दो, वो भी सीखो। हाँ बताओ भाई। झारखंड पुलिस में जाना है, पहले तो झारखंड के अंदर ये देख लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि झारखंड के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता अपनी जगहों को देते हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर 11वां हाई स्कूल और इंटर वहीं से होना चाहिए, PCS के लिए नहीं, बाकी नीचे सभी के लिए। तो झारखंड में पुलिस वाले एग्जाम में आपके लिए शायद योग्यता का मानक नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ झारखंड के रेसिडेंशियल डोमिसाइल वाले को देते हैं, ये प्रॉब्लम है ना। और कुछ इसके अलावा कोई परीक्षा, टीचिंग जानना है तो टीचिंग में BEd नहीं होगा, तो CTET नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं, चलिए तो सब कुछ कर ही लिया। तो बेटा टीचिंग वालों सुन लो, तो मैं टीचिंग में भी बता दे रहा हूँ कैसे हेल्प मिलेगी। टीचिंग में सुनो 3-4 लेवल होते हैं, PRT प्राइमरी, ठीक है, बता दे रहा हूँ, 1 से 5वां, 6 से 8वां, ठीक है। आप में से ज़्यादा बच्चे जानते हो 9वें से 12वां, और फिर 12वें के बाद में ग्रेजुएशन, ठीक है, UG PG। अब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने रोक किस पे लगाई, तो वो भी चीज समझ जाओगे। 1 से 5वें तक पहले 2 लोग आहर थे, एक BTC प्लस BEd। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे कर दिया बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लल्ला BEd वालों तुमने बहुत साल इंतजार कर लिया, जो BTC वाले हैं वो 6 से 8वें की भर्ती में बैठ ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो उनके साथ विश्वासघात हो जाएगा, तो वो सिर्फ 1 से 5 की भर्ती में होंगे। तो समझना बात को, आज की डेट में जो BEd कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ एलिजिबल है, ये सॉरी 6 से 8, ये ध्यान रखना, इसमें नहीं हो। इसके लिए चल गया है DLED, BAEd, समझ गए। ये DLED, DLED एक डिप्लोमा है और एक ग्रेजुएशन है, यानी कि एक डिग्री है। आप समझो सर इसके टीचर कैसे बनते हैं इसके, तो परीक्षा आएगी TGT BGT, इसकी योग्यता समझ लो TGT, इसमें होना चाहिए BA BSc या BCom प्लस BEd, और PGT में BEd चाहिए सर नहीं, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, मैं डाउट दूर कर दे रहा हूँ। बेटा अगर तुमने BA कर लिया और MA कर लिया तो तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है किसी प्रकार से BEd करने की। PGT की भर्ती आती है, इसमें BA MA वाला जो बच्चा है वो डायरेक्टली बैठ सकता है, लेकिन PGT में इंटरव्यू होता है। PGT करने के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें याद रखना बेटा कि ये पढ़ाते हैं 11वें 12वें वालों, 9वें 10वें वालों कौन पढ़ाते हैं TGT। अब इससे भी ऊपर तुम्हें निकलना हो तो तुम इस पे आ जाओ ग्रेजुएशन पे, इसमें पढ़ाते हैं प्रोफेसर, उनके लिए एग्जाम होता है UGC। बात आई समझ में? तो देखो अभी अपना ये लेवल हो गया है, ये लेवल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और ये भी हो चुका है, ठीक है। अब बताओ इस लेवल पे कोई एग्जाम का पूछना हो तो बताओ, मतलब 27-28 साल में सारा पार करके बेरोजगार मैं गुजरात है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी को इनमें से कोई डाउट हो तो और पूछ सकता है, ये समझ गए। ये PGT के लिए याद रखना BA MA चाहिए।
अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीए के बाद कहते हैं हम एमए करेंगे, पापा का पैसा बचा लेंगे। तो बेटा सबसे बड़ा पाप ये है कि बीए के बाद एमए या बीएससी के बाद एमए या जैसे भी तुम्हें करना हो पीजी कर लिया करो। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम बेटा बीए के बाद एमए में एडमिशन लेते हो तो एमए में 2 साल होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। इसमें एडमिशन लेते ही तुम एक पेपर देने के लिए योग्य हो जाते हो प्रोफेसर का। अगर इस प्रोफेसर के पेपर को तुमने गंभीरता से निकाल लिया और तुम नंबर ले आए अपनी कैटेगरी में 65%, तो तुम्हें मिलेगा JRF। सर ये क्या होता है? 38,000 रुपया प्रति माह, जब तक तुम 5 साल PhD करोगे, यानी हर महीना तुम्हें सरकार 38,000 रुपए तक देगी, चाहे तुम इतिहास से करो, भूगोल से करो, एजुकेशन से करो, समाज शास्त्र से करो, किसी विषय से करो। तो अगर तुम एमए में हो तो अभी यूजीसी नेट के फॉर्म आए हुए हैं, सरकारी रिजल्ट पे देखोगे लिखा है यूजीसी नेट। तनख्वाह उसकी मतलब जो उसमें फीस है वो 800, 850, 750 रुपये है, कैटेगरी वाइज फीस कम भी है। लेकिन बेटा वो प्रोफेसर बनने के लिए, योग्य होने के लिए एक परीक्षा है, उससे तुम PhD भी कर सकते हो, प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन भी कर सकते हो। समझे? और पूछो, और कोई दिक्कत? सारी एग्जाम बता दी। आपको टेक्निकल उप्टिकल का बचा हो तो बताओ, ठीक है? सर बीएससी के बाद बताइए। बीएससी बेटा, बीएससी का तो डबल फायदा मैं हमेशा ही बोलता हूँ। बीएससी के बाद पीजी। बीएससी के बाद आप बीएससी के बाद में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहती हो तो एमएससी कर लेना, और अगर आप प्रोफेसर नहीं बनना चाहती हो तो एमए कर लेना। दोनों से ही आपके पास प्रोफेसर बनने का योग्य आ जाएगा। और आपकी कैटेगरी कौन सी है? जनरल, ओबीसी, एससी? एससी। अब सुनो, इनके पास ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर कम से कम 42 साल तक का टाइम है और अटेम्प्ट कितने हैं? अनलिमिटेड। यानी कि अब ध्यान से सुनना, अगर बीएससी वाला बच्चा है और बीए वाला बच्चा है तो दोनों में अंतर एक बहुत अच्छा होता है। ये आईएएस बनने के लिए बैठेगा, एक प्रीलिम्स का एग्जाम देगा, उसके बाद एक मेंस देगा। बीएससी वाला एक प्रीलिम्स देगा पर मेंस 2 देगा। नहीं समझे कैसा? यही तो मजे की बात है। अब सुनो, जो बच्चा बीएससी करा हुआ होता है, जो आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है आईएएस का एग्जाम, ये आईएएस का एग्जाम नहीं कहलाता है, ये होता है सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम। इसके अंदर वन विभाग की भी नियुक्ति होती है जो जोड़ी जाती है IFOS। कल ही रिजल्ट आया है, जो अधिकारी जो है वो फॉरेस्ट में चयनित हुए। मेरी बात समझना, अब जो बच्चा बीएससी करा हुआ होता है जब वो फॉर्म भरता है तो उसके सामने चॉइस आती है कि तुम सिर्फ आईएएस का फॉर्म भरोगे या वन के लिए, फॉरेस्ट के लिए भरोगे, तो वो दोनों पे टिक कर देता है। प्रीलिम्स दोनों का एक ही दिन होगा। अभी 16 जून को पेपर आप भी दोगे, मैं भी दूंगा, लेकिन अगर मैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके और मैं बीएससी हूँ तो मेरे 2 मेंस लगेंगे, एक मेंस सितंबर में, एक मेंस 2 महीने के गैप के बाद। सर अगर दोनों मेंस क्वालिफाई करते हैं 2 इंटरव्यू लगेंगे। सर दोनों में सेलेक्ट हो गए तो मेरे ऊपर रहेगा मैं कौन सी नौकरी ज्वाइन करूँ। इसीलिए बीएससी जरूरी है, सिर्फ बीएससी के लिए फैसिलिटी है। अब समझे? हाँ, एमए के बाद अगर एमए कर चुके हो तो तुम्हारे लिए सीधा ऑप्शन है यूजीसी का पेपर भरो, प्रोफेसर बनो, पीएचडी में एनरोल लो, सरकारी कॉलेज। ठीक है बेटा, बीएससी का बेनिफिट समझो और समझो। इंटर के बाद तुम लोग एक काम करा करो, चाहे तुम बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, जितनी सरकारी यूनिवर्सिटी आई हैं उनको गवर्नमेंट ने कॉमन बना दिया। पहले ये होता था हम इलाहाबाद का फॉर्म भरे, जेएनयू का भरे, दिल्ली का भरे। अब गवर्नमेंट ने कंबाइंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टेस्ट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना दिया, CUET। उस CUET की एक बार फीस भरो 1000 रुपए, उसके अंदर तुम्हें सारी यूनिवर्सिटियों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। उसकी तैयारी करो बढ़िया करके 2-3 महीने, आराम से उसका एंट्रेंस दो। अगर निकल गया तो तुम इलाहाबाद चले जाओ, 3000 रुपए में BA करो, 3500 रुपए में हॉस्टल लो, खाना खाओ और पढ़ाई करो आराम से, 6500 रुपए साल, और गवर्नमेंट का कैंपस का दर्जा मिल जाएगा। क्यों जा रहे हो तुम इनवर्टीज, क्यों जा रहे हो तुम KCMT, पैसा बर्बाद कर। सीधी बात, मैंने जितनी भी क्वालिफिकेशन ली है ग्रेजुएशन से लेके अभी तक, तो वो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिलती है, पढ़ने में मजा भी आता है, प्रोफेसरों से आप थोड़ा ओपन भी हो जाते हो, और गवर्नमेंट की एक फीलिंग भी आती है कि यार गवर्नमेंट में पढ़ रहा है। समझे बात को? तो जो एमए के बाद में अभी बेरोजगार होकर यहाँ बैठे हैं वो भी CUET का पेपर दे सकते हैं, वरना लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म आया हुआ वो भी भर सकते हो, वहां भी जा सकते हो। आई बात समझ में? तो बेटा बीएससी कर लो, अगर तुम्हारा इंटर PCM से है, धोखे धागे से, तो तुम बेनिफिट उठाओगे, डबल IAS के पेपर दोगे, एक IAS का भी, एक फॉरेस्ट का भी। अब आया अंतर समझ में? तो सर पता ही नहीं था। हाँ चलो, और कोई दुख किसी का? हाँ भाई शुरू करें।
चलो भाई, आज केबल नहीं है लेकिन कल मैं केबल लेके जरूर आऊंगा, क्योंकि मैंने विभाग से बोला था किसी कारणवश केबल नहीं आ पाई HDMI, तो इसी को आई थिंक आपके इस चीजों को लेकर डाउट दूर हो गए होंगे। और जो भी बच्चे अभी भी किसी एग्जाम को लेकर के कोई डाउट है तो भैया जितने ग्रुप पे जुड़े हो, मैं चीख चीख के कहता रहता हूँ पूछ लो 11 से 12 बजे भिंडी ले लो, आलू ले लो ना लो। तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ जब तक भी आप टीचर को से परिचित नहीं, टीचर को जानते नहीं है तो आपको पता नहीं होता टीचर क्या है। मैं इस टीचिंग लाइन में हूँ करीब 5 ईयर से, 2 साल से तो मैं यही हूँ। पूरनपुर, पीलीभीत, बरेली एवं अन्य UPSC संस्थान जो भी हैं वहाँ पढ़ाता रहता हूँ। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, जानते हैं जो अच्छे से परिचित है। तो यहाँ मैं पॉलिटी के लिए आया था और पॉलिटी में इन लोगों को विशेषकर काफ़ी आनंद आया था। जो पुराने बच्चे पूछिएगा, अभी करंट शुरू करें है ना। चलो फिर शुरू करें, कोई और डाउट बताओ। चलो अब देखो 7 मई की एक रिपोर्ट है, पढ़ते हैं बड़े अच्छे से। पहले तुमसे मैं पूछता हूँ, बताओ कितने लोग जानते हैं, आपने संस्था का नाम सुना, इसका नाम है BRO। पहले मैं आपको डेली वाले करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ जो प्रतिदिन बनते हैं। इसका नाम है बॉर्डर, इसका नाम है रोड और इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है संगठन, ठीक है। और सर रोड का मतलब सड़क, जिसपे पापा हमारे खाते समय कुछ चित्र देते हैं, ठीक। चलो और बॉर्डर तो देखो अब ध्यान से सुनना, कभी जरा खोपड़ी लगाओ, तुम इसको कभी नहीं भूलो। कभी आपने सोचा कि नेपाल के पास में बॉर्डर है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। आपने यूपी स्पेशल खुद से भी पढ़ा हो, इंटरेस्ट की बात है। पूरे भारत के अंदर 5 राज्य ऐसे हैं बेटा जो नेपाल से सीमा टच करते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और कौन सा है? बिहार। रिपीट कर लो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो शिल्पा शेट्टी का गाना याद रखना, आई हूँ यूपी बिहार लूट, तो यूपी बिहार कैंसिल हो गया। उत्तराखंड तुम्हारे बगल में ही है, बना पश्चिम बंगाल और दूसरा सिक्किम बना। तो भाई शिल्पा शेट्टी पूरा ही गाना गा लेती तो आज हम लोगों को पूरा गाना याद करके लाभ मिल जाता। तो समझिएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि नेपाल या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ये जितने भी सीमा क्षेत्रीय इलाके होते हैं, यहाँ तुम्हारे पूरनपुर के मजदूर जाके छेनी हथौड़ी से पेटीदार के साथ नहीं तोड़ते बेटा। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का एक संगठन होता है जो इन बॉर्डर्स के विवादित एरिया पर जाकर सड़क बनाता है। अभी जो 7 मई गई है, उस 7 मई को सेलिब्रेट किया गया है इसी का 65वां स्थापना दिवस। भूलना मत, कौन सा दिवस? 65वां। क्योंकि बेटा ये जो संस्था है इसको बनाया गया था, याद रखिएगा, 7 मई 1960, यही होगा शायद, हाँ 7 मई 1960 को ये संस्था बनके तैयार हुई थी। लिख लो। तो प्रश्न ये है आज का प्रीलिम्स का, यानी आपके वनडे एग्जाम का, कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सर 65वां मनाया गया। कब? 7 मई को। लिखो BRO का 65वां। वैसे हर क्वेश्चन के साथ में तुम्हें स्टैटिक बताता चलूंगा। आ जाओ कराना। गुड टू सी यू, बैठ जाओ, खुश रहो। अरे इसकी आज केबल नहीं, कल आएगी केबल, हमने विभाग से बोला था, वरना तो मजा ही आ जाता। आज काला पानी विभाग भी समझाना था, आज नेपाल वाला जो चल रहा है। हाँ अभी समझाओ। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती विभाग भी समझाऊंगा तुम्हें, और प्रज्वल वाला तो बात मैं बता ही चुका हूँ, जो बीजेपी के हैं जिनका 3000 वाला मामला। अभी 7 तारीख को इलेक्शन का तीसरा चरण भी हुआ, वो भी तुम्हें याद दिला दूंगा। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इलेक्शन क्या होते हैं वो भी जान लेंगे, ठीक है। तो अटेंटिव रहना क्लास में, चट चट मत करो ऐसे कर रहा है। चलो ठीक है, BRO समझ गए? BRO बताओ भैया। अब सुनो, ये चयनित हो गए ध्रुव PWD में, JEE बन गए, JEE वैकेंसी आई हुई है SSC JEE। अब ये JEE बन गए तो इनसे का सड़क बनानी है, ये PWD में है। क्या ये सड़क बना सकते हैं जाके नेपाल बॉर्डर पे? नहीं बना सकते सर, क्योंकि उस पर सड़क बनाने का ठेका किसका है? BRO का। अब जैसे आप में से कई लोग गाँव रहते हैं, तो गांव के अंदर एक बोर्ड लगा होगा या गांव से थोड़े बाहर बोर्ड लगा होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वो रोडें कौन बनाता है? तो याद रखना, भारत में रोडें बनाने के लिए 3 संस्थाएं हैं। PWD जो तुम्हारे शहर की रोड बनाती है, हर जिले की रोड बनाती है। तुम्हारे गांव की रोड बनवाने के लिए गांव के अंदर प्रधान जी जिम्मेदार है, गांव के बाहर जो है तुम्हारे ब्लॉक समिति के लोग जिम्मेदार है, ब्लॉक के लोग। और बेटा PWD बनाता है शहरी सड़कें, जिले की सड़कें। NHAI नेशनल हाईवे बनाता है हाईवे की सड़कें, जो पूरनपुर से पीलीभीत जाते समय टोल देखने को मिलता है, वो NHAI के द्वारा बनाया जाता है। और जो खासकर सीमा होती है भारत से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय, उन पे सड़क कौन बनाता है? BRO।
बोलोगे तो नहीं? अभी सर हमारे इधर रोड पे जो विवाद हो गया था, प्रधान ने इसे रोड आया गांव के अंदर का, उनने बाहर का रोड बनवा दिया। तो ये विवादित है, गलत है। तो पैसा नहीं, फिर तो शिकायत होगी, ये भी अलग। प्रधान जी से याद आया, प्रधान जी की तनख्वाह पता कितनी होती है? आप शांत रहेंगे गांव के लोग, देखें बिटिया पहले क्या बताती, फिर तुम रोज पूछेंगे। प्रधान जी बनना अगर कोई चाह रहा हो तो तुम दुख की बात बताता हूँ, बताओ प्रधान की तनख्वाह कितनी हो? अच्छा 5 से 6। वाह वाह। और 3500 रुपये। वेरी गुड वेरी गुड। 3500 रुपए मानदेय, 15,300 से 600 रुपया बोलेरो का तेल का किराया, मतलब गाड़ी का तेल का किराया मिलता है 15,500 और उनको मिलता है 3500 रुपए मानदेय। तो प्रधान बड़े चालाक होते हैं। अब पेट्रोल तो गाड़ी में डलवाएंगे, उसके लिए गाड़ी चाहिए, और पेट्रोल तो नंबर 2 में आ ही जाता है, भैया पर्ची पंप पे कटवानी होती है, तो बोलेरो की किस्त भी चलती रहे, इस चक्कर में वो जो पैसा आना होता है गाड़ी का, उससे किस्त का पैसा भरते हैं, आराम से बोलेरो में मौज काटते हैं, तनख्वाह 3500 रुपये होती है। ये बात नहीं समझ? तो ऐसी चीजें बहुत है, तो याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न ये है, एक जगह है उसके राष्ट्रपति बने, लिख लीजिए पनामा। पनामा मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पर बेटा, पनामा। ये पनामा कहाँ पर है तो समझ लीजिए, यहाँ पर उत्तर अमेरिका, ठीक है। आज स्लाइड है नहीं, वरना आपको मजा आ जाता है स्लाइड से, कोई बात नहीं, कल दिखाऊंगा। और बेटा कहीं ऐसे करके ये ले लो, मान के चलो ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो बेटा याद रखना, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के बीच में इस तरीके से ये ज्वाइनिंग होती है, तो बेटा यहाँ पर पाया जाता है ये पनामा नाम का देश। इस पनामा के नए राष्ट्रपति बने। सर हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा इसलिए जरूरी है कि किसी देश में जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चयनित होकर आता है तो उस देश से भारत के संबंधों का या तो बढ़ोतरी होगी या गिरावट होगी। तो बता सकते हो इसके राष्ट्रपति कौन चुने गए पनामा के? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे दो चलो। ऑप्शन है बेटा, ठीक है, अल सवा अल फई, जोस राउल मुलिनो, सुनेरो कातो या फिर जकीरो। बोले गए ऑप्शन ही पे खतरनाक है सर, हमारे बस नहीं। चलो आजा बेटा लिखो, जोस राउल मुलिनो। बी वाला था सर जी? हाँ बी वाला। अब राजीव को याद आया। राजीव को याद कहाँ आएगा, राजीव बिजी है बिजली। हम दिल बना बना के भेज रहे हैं, राजीव बेचारे क्वेश्चन भेज रहे हैं। चलो बेटा आवेदन देखो। अब सुनिएगा, पनामा के बारे में याद रखिएगा, पनामा की राजधानी क्या है? तो तुम कभी जीवन में नहीं बोल सकते, क्योंकि पनामा की राजधानी है पनामा शहर। मतलब पनामा के आगे शहर और लगा दो तो बन जाएगी पनामा सिटी। और बेटा यहाँ पे जो मुद्रा यूज होती है, मुद्रा करेंसी, ठीक है, उसका नाम बड़ा अच्छा है, उसका नाम है बालबुआ। तो बाल बच्चों का डॉलर, डॉलर हर जगह नहीं। तो बेटा बाल बच्चों को लेके जाना है तो पनामा की नहर में ले जाओ, वहीं से सरका के, मतलब देख मत देना, वापस ले आना बहू को, ठीक है। लेकिन बालबुआ तो यहाँ में अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर ये चयनित हुए। देखो जो उल्टे सीधे नाम होते हैं ना, बंडे एग्जाम में तुम्हें वही मिलेंगे। वो कभी नहीं पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कोई गधा ही होगा जो पेपर में ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है। अब समझिएगा बात, वो ये पूछेंगे ना पनामा का बताओ, रशिया का बताओ, हाँ इजराइल का बताओ, भाई सुर्खियों में है। अब तुमसे कोई पूछे भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो चलो अगर नए नए चुनाव हुए जुलाई में तो समझ आता है, पूछ लो। अब भी पूछ ले, पेपर में डाल दे तो समझ लेना कि भैया गिरा है ये छत से। चलो ये लिखा, ये ध्यान रखिएगा बेटा पनामा। चलो अब आ जाओ और विवादित प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न ये है, हाँ अब बताओ भैया तुम्हारे पड़ोस में है नेपाल। क्या है नेपाल? तुम्हें ऐसे तो नहीं देखेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ उसको, ठीक है। कुल मिलाकर के ये एरिया ले लो, मान लो नेपाल, ठीक है। अब ये यहाँ कहीं आपको पता है कि यहाँ पर क्या है आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो क्षेत्र है लगा हुआ वो बेटा यूपी का क्षेत्र है, इधर पास में बिहार का क्षेत्र है, इससे एक छोटा सा क्षेत्र और है जिसे सिक्किम कहते हैं, समझिएगा बात को। अब अभी नेपाल ने फिर से बड़ा बदतमीजी की हरकत कर दी है। 3 चीजों के नाम लिख लीजिए इस नक्शे के ऊपर। सबसे पहले लिखिए लिपू लेक, यहाँ कहीं साइड में, ठीक है, 3 है, वेरी गुड। लिपू लेक, लिम्बा दुरा, वेरी गुड। हाँ यही तो बात है, अभी वो अभी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। लिम्बिया दुरा, और तीसरा है काला पानी, ठीक है बेटा। लिपू लेक, लिम्बिया दुरा, अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मात्रा लिखी है,
ठीक है, ला पे छोटी मात्रा लिंपिया। ये 3 इलाके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये 3 इलाके सर जी हमें याद कैसे हो, तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम पूरा नेपाल और इंडिया का मामला ही समझ जाओगे कि विवाद है कि चीज को लेकर। शुरू करें, चलो। अब देखो, सबको पता है कि हमारे प्यारे भारत पर घटिया लोगों ने राज किया जिनका नाम था अंग्रेज। अब अंग्रेज में भी तुम्हें ये भी पता होगा सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल के लोग आए, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेनिश आए थे, जाते जाते फ्रांस के बाद में सबसे लेट जो गए थे वो गोवा पे अतिक्रमण छुड़वाया था हमने 1961 में। वो कौन थे भैया, तो पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए, सबसे बाद में भागे। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भारत के अंदर अंग्रेज रहा करते थे तो अंग्रेज 2 ही चीजों से डरते थे, या तो औरतों से डरते थे भारत, या दूसरे नंबर पे डरते थे गोरखा से। ठीक है, गोरखा के बारे में ये बयान था कि जब पूछा गया भैया कि गोरखा को डिफाइन करो, बोले या तो आप मान के चलो सामने मौत है, और अगर मौत नहीं है तो स्पेशली गोरखा है। गोरखा मतलब नेपाल की अपनी एक सैन्य टुकड़ी, और ये पहाड़ों पे लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। इंडिया को नेपाल के गोरखा का एक रेजिमेंट बना हुआ है, भारत में हमारी सेना के अंदर गोरखा रेजिमेंट के लोग शामिल हैं। आप समझिए बेटा, ये जो गोरखा ट्राइब थी ये नेपाल में पाई जाती है। ये इतनी खतरनाक थी कि इसने 1814 से शुरुआत करी बेटा, और नेपाल के साथ साथ यूपी का अवध, ऊपर से ये उत्तराखंड, यहाँ पे 2 क्षेत्र बेटा, पहला है कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। ये दोनों क्षेत्र मैं नीले से इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि नेपाल का कौन है भैया, गोरखा। और इधर तुम्हारा सिक्किम, ये सब गोरखा के लोगों ने अपने अधीन कर लिया। और ये टाइम चल रहा था अंग्रेजों का, क्योंकि 1814 में भारत के लिए किसका भैया राज था, अंग्रेजों का, ब्रिटिश राज था। तो बेटा सुनो बड़ा ध्यान से, अब जब गोरखा आगे निकला है तो अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को ये वाला हिस्सा छुटाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बेटा अंग्रेजों ने तुरंत ही 1816 के आसपास में युद्ध करा, जिसे बड़े प्यार से बोला जाता है एंग्लो नेपाल युद्ध। एंग्लो मतलब अंग्रेज, नेपाल मतलब नेपाली। ये युद्ध चलता है करीब 1815 से 1816। और 1816 में देखिए युद्ध 2 साल तक क्यों चलता है, 2 साल तक वो लोग लड़ाई नहीं करते, लड़ाई 2 ही महीने करते हैं, लेकिन बाकी के 2 साल तक वार्ता होती रहती है कि इधर नहीं जाएंगे, उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। सर उदाहरण समझाओ, उदाहरण आप देख लो, रशिया यूक्रेन, रशिया का युद्ध अब का चल रहा है। रशिया के युद्ध को अक्टूबर-नवंबर में शुरू हुआ था, ठीक है, वो भी 2022 में जा करके। अब देख लीजिए क्या स्थिति बन गई है, 2024 चल रहा है। रोज वो धमकी देते हैं, कल उन्होंने पता चला राफा में घुस गए, अभी तक ये गाजा में घुसे थे, अब राफा में घुस गए, बताऊंगा वो भी क्या है। तो समझिएगा बेटा, ठीक है। हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने युद्ध करा गोरखा रेजिमेंट से, तो बेटा अंग्रेज में हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोग हार गए। तब अंग्रेजों ने संधि करी, संगौली की संधि। बेटा इस संधि में ये कहा गया कि जितना भी क्षेत्र तुम जो गोरखा वालों हो, तुमने जितना हमारा ये नेपालियों ने जितना क्षेत्र ले रखा है उसको वापस कर दो। तो बेटा नेपाल ने इस संधि के तहत ये वापस कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इनके लिए भूमि स्थापित कर दी। अंग्रेजों ने कहा यहाँ से जाती है सतलुज नदी और यहाँ से जाती है तीस्ता। तो अंग्रेजों ने ये कह दिया कि सिंघौली की संधि के तहत तीस्ता और सतलुज के बीच का एरिया नेपाल माना जाएगा। यही विवाद का कारण बन गया। सर अब भी विवाद हो गया, हाँ बेटा अब तो और ज्यादा बड़ा विवाद हो गया। वो विवाद ऐसे हो गया कि याद समझिएगा, यहाँ सतलुज के आसपास में आपने देखा होगा कि एक नदी बहती है जिसे तुम प्यार से शारदा कहते हो, इसी को काली नदी कहा जाता है, और इसे नेपाल के लोग महाकाली नदी भी कहते हैं। ये जो महाकाली नदी उत्पन्न होती है बेटा, ये नहीं पता चल पाया कि ये एक धारा से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये नदी जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से नदी बनती है। आमतौर पर नदियाँ कैसे बनती हैं, तो समझिएगा हिमखंड होता है, हिमखंड ग्लेशियर, वो ग्लेशियर पिघलता रहता है, पानी वहाँ से आता रहता है, और वही नदी का क्या हो जाता है, प्रारंभिक स्रोत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विवाद ये हो गया बेटा कि एक नदी है, मान लो शारदा या महाकाली नदी, इसकी 3 भुजाएं। अब इस 3 भुजाओं के अंदर ये नेपाल बार बार होता रहता है। नेपाल ये कहता है बेटा समझिएगा, ये जो 3 भुजाएं हैं, इसमें एक भुजा का नाम है लिपुलेख, एक भुजा का नाम लिपुधारा, एक भुजा का नाम कलाधारा। ये नेपाल यही कहता है कि ये वाली जो है ये नहीं, हमारी ये वाली है, यानी एरिया इतना दो। इंडिया कहता है ना, हम तुम्हें ये एरिया नहीं देंगे, हम ये वाला एरिया देंगे। तो जो थोड़ा सा नदियों की वजह से जो आपने देखा कि ये क्लेम कर रहे हैं काला पानी दे दो, लिपुलेख दे दो, लिपुधारा, इंडिया कह रहा है ना, हम तो तुम्हें वहां से देंगे ना जहाँ से बिल्कुल लास्ट वाला है, क्योंकि वो नदी तो वहां से हुई है।
बात आई समझ में? यानी फिर से समझिएगा, एक ये है 0.1, एक है 0.2। नेपाल ये कह रहा है कि हमें यहाँ से चाहिए, इंडिया कह रहा है यहाँ से कैसे दे देंगे, यहाँ से देंगे ना पॉइंट से, क्योंकि नदी यहाँ से आ रही है। सर नदी में से भी नहर तो बनाई गई है नेपाल के लिए, बनाई गई है, और जो आप बताना चाह रहे हो उस नदी को लेके भी विवाद है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन वो मानते ही नहीं, वो तो सिंबॉलिक की संधि मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं ना हमें क्षेत्र चाहिए। अगर वो प्यार से कर ले, अच्छा इंडिया के लिए क्या जरूरी है, कल मैं तुम्हें नक्शे में तो दिखाऊंगा बेटा। दिक्कत ये है कि हम यहाँ से यात्रा करके जाते हैं मानसरोवर, और जब मानसरोवर से जाना होता है तो सिक्किम के पास में एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला, हम इस दर्रे से जाते हैं। तो भारत की सरकार ने क्या करा, उसमें ये जो उत्तराखंड है यहाँ से शॉर्टकट बनाने का प्रयास करा, 80 किलोमीटर रोड डाल के। जैसे ही भारत ने रोड बिछाई, और ये बताओ अब आपसे प्रश्न है, ये रोड कौन सी संस्था बिछाएगी, PWD, हाईवे अथॉरिटी या BRO? BRO, क्योंकि ये कहाँ बिछानी है सर, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे। तो बेटा BRO जैसे ये रोड को बिछाएगा, वैसे 80 किलोमीटर की रोड पे नेपाल ने काउंटर कर दिया। तो इंडिया ने कहा काय बात का काउंटर, ये तो हमारी सड़क है, तो अभी भी हमें मानसरोवर सिक्किम के माध्यम से नाथुला होते हुए जाना पड़ता है। अगर ये लोग हमारी बात मान लें और थोड़ा संधि हो जाए तो बेटा तुम उत्तराखंड की बस पकड़ो, उत्तराखंड से बैठो आराम से और चले जाओ तुम मानसरोवर कैलाश की यात्रा, समझ लो। अभी कहाँ जाना पड़ता है, अभी घूम के जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी, इस वजह से अब इन्होंने एक और हरकत और कर दी, इन्होंने अपने यहाँ नोट बनाया, उस पर ये तीनों को अपने नक्शे में दिखा दिया, जबकि ये तीनों कहाँ, ये भारत के हैं भाई। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये भारत के हिस्से में आता है, और नेपाल कह रहा हमको दे दो। तो यही इशू, इन्होंने नोट पे जो नक्शा छापा है उसमें ये तीनों को अपना दिखाना चाहता है। अब आई बात समझ, कल नक्शे पे एक बार फिर से तुम्हें दिखा दूंगा तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि नक्शे पे ना तुम्हें चीजें दिख जाती हैं। अब प्रोजेक्टर की केबल है नहीं आज, तो नक्शे पे तुम्हें जूम करके दिखाता तो थोड़ा और अच्छा लगता। कोई बात नहीं, कल एक बार 2-3 मिनट में दोबारा रिवाइज करेंगे। तो प्रश्न ये बनता है वन लाइनर कि बेटा लिपू लेक और लिम्पियाधुरा और काला पानी हाल ही में भारत का किस देश से विवाद चला है, बताओ उत्तर, किस देश से भारत? तो लिखो नेपाल, डैश लगा के लिखो लिम्पियाधुरा, नेपाल, उसके बाद में डैश लगाओ, नेपाल के बाद डैश, नक्शे पे और मजा आता, नेपाल के बाद डैश लगा के लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा हिंदी लिख लियो, हाँ, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, याद करना बेटा, LLK, ठीक है। चलो प्रश्न आपसे ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, और आपको एक बड़ा अच्छी चीज बताता हूं, मैंने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब नवनिर्वाचित होते हैं तो इससे प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्यों है बताओ? पासा नाम है। अरे भाई जब एग्जाम की शीट आएगी उसमें 4 विकल्प मिलेंगे, तो ये क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे लाओ एक गुला अलग से बना के पासे नाम। हाँ चलो ये बात उनकी ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव होते तो मैं बता देता, बात भी ठीक। उनका नाम है पुष्पेंद्र कुमार दहल, ठीक है, जिन्हें कहते हैं आराम से, ये लिख लो उनके बारे में, इनका नाम है पुष्पेंद्र कुमार दहल, प्रचंड कहते हैं, प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्पेंद्र, ठीक है, पुष्पेंद्र कुमार दहल। इन्हें प्यार से कहते हैं, प्यार से तो नहीं कहेंगे, मक्कारी से कहेंगे, क्योंकि भैया भारत का हिस्सा काहे क्लेम कर रहा है। अब तुम ये बताओ कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई नेपाल में कि वो 140 करोड़ लोगों के 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को आंख दिखा रहा। तो भैया इतनी हिम्मत आई है किस देश की वजह से, क्योंकि बेटा नेपाल के सपोर्ट में रहता है चीन। अब तुम सुनो इनकी विशेषता, ये जिस राजनीतिक पार्टी के हैं बेटा, वो राजनीतिक पार्टी किस विचारधारा की है, साम्यवादी। और याद रखना जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। और बेटा चीन के अंदर भी जो सत्ता है वो कम्युनिज्म है। आप इनका झंडा देखेंगे उसमें लाल रंग का झंडा होगा, एक सितारा होगा, एक हंसिया होगा, तो वो कम्युनिज्म की पहचान है। ये कम्युनिज्म क्या होता है, तो चाइना, रशिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टी, क्या ऐसी कोई भारत की पॉलिटिकल पार्टी है? बिहार के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आरजेडी वगैरह तो अलग ही है। तो देखिएगा ये जो नेपाल के अंदर और चीन के अंदर एक जैसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा होने की वजह से चीन ने कहा, उसने काम कर दिया। अब ये है क्या कम्युनिज्म, तो इस विचारधारा के मतलब ये माना जाता है
कि जैसे तुम्हारे यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं इंडिया के अंदर, वो उठा करके सरकार को दे दो, सरकार सभी में बराबर रोटी बांट दे। ये होता है कम्युनिज्म का, लेकिन ये गलत है और सही भी है। सही ऐसे अंबानी आज तुम्हें इतने अमीर दिख रहे हैं, अडानी नहीं दिखते अगर देश में कम्युनिज्म होती। क्यों? क्योंकि सारा पैसा लेके बराबर सब में बांट दिया जाता है, लेकिन उससे और चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। फिर उतार चढ़ाव का स्तर, देश में भुखमरी, गरीबी, इन सब के अलावा और भी चीज़ों की समस्या हो जाती है। समझ रहे हो? तो कम्युनिज्म विचारधारा यही है कि कोई एक होना चाहिए देश के अंदर जो सब में बराबर संपत्ति बांट दे। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। मेरे पास भी 100, इनके पास भी 100, मैं इनसे कह दूँ भैया मेरा घर बना दो, बोले ले तू मेरा बना दे, पकड़ 110 रुपये, तो घर कौन बनाएगा? तो सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षा के स्तर को बढ़ाना भी नहीं चाहती ना कभी कभी। तो सोचो जरा, बुद्धि लगाओ। अभी भी तुम्हें मोची दिखता है ना, भली संख्या कम दिखती, अभी और दिखे। तो समझो बात, ये बात समझ में आई बात की नहीं? तो जैसी पॉलिटिकल पार्टी वैसा दिमाग और वैसा ही काम होता है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है? हाँ अगला प्रश्न और ठीक। शबाना आजमी को जानते हो? नहीं जानते? मत जानो। अब सुनिए जरा, बताइए इसके बारे में आपने सुना है? विश्व रेड क्रॉस संगठन, बताओ ये क्या होता है? बताओ ये। अगर किसी ने इस संगठन का नाम सुना हो तो मुझे निश्चित बताने की कृपा करें, नहीं सुना हो तो कोई बात ही नहीं, मैं बताऊं। सुना है किसी ने? नहीं सुना? पक्की बात? सुना है? जरा भी सुना आपने? अभी बोला इससे पहले भी सुना था, भूल गए। इससे पहले भी सुना था तो चल गए तो पिताजी पी के चाहिए। बेटा सुनिएगा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 8 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, जो कि कल था। बेटा सुनो ध्यान से, बड़ा तुम्हें मजा आएगा। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ, इजराइल का रशिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है, रशिया का युद्ध चल रहा है और किसका युद्ध चल रहा है? यूक्रेन का। तुम जरा ये बताओ कि इतने सारे सैनिक जो मारे जाते हैं या फिर जो मैदान के अंदर धराशायी होकर गिर जाते हैं, उनकी बीमारी का खर्चा कौन उठाता है? सर वहाँ की सरकार उठाती होगी। भाई रशिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा है तो रशिया देश की सरकार कहती होगी आ जाओ। बेटा इसके साथ साथ भले लोग भी हैं। ये जो संस्था है, इस संस्था के बारे में लिख लेना, ये संस्था है स्विट्जरलैंड की। ये अपनी तरफ से निःशुल्क कहीं भी अगर युद्ध होता है तो वहां पे मैदान पे जाके दवाइयाँ, सुविधा, कपड़े, निर्माण के लिए पैसे और आर्थिक मदद। बात आई समझ में? तो बेटा ये छोटी मोटी संस्था नहीं है। रेड क्रॉस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। लिख लो। किसकी याद में? हेनरी इसके जनक थे। इसके जनक का जो जन्मदिन था वही था 8 मई को। तो ये संस्था किसने बनाई बेटा? ये संस्था बनाई हेनरी ने। किस देश की संस्था है? स्विट्जरलैंड। बगल में लिखना कि युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को मदद एवं उपचार देने। लेकिन तुम्हें पता है ईरान जो है, ईरान और ये हमास वाला संगठन है जिसने इजराइल पे युद्ध बोल दिया था, उसने मना कर दिया। उसने इस संगठन से कह दिया हमें नहीं चाहिए मदद, भाग जाओ। ये स्विट्जरलैंड, क्योंकि हर चीज का एक मोटिव होता है ना। अभी लिखवा दूं तुम्हें विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया 8 मई, तो होता क्या है ये भी तो जानना चाहिए ना बुद्धि में। क्यूरियोसिटी, सोना नहीं कोई और ज्यादा बेटा, ठीक है सर। लिखा विश्व रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो सर मनाया जाता है 8 मई, ठीक है। तो भैया हेनरी इसके संस्थापक, ठीक है। चलो अब तो ऐसे ऐसे वेरिएंट आ गए हैं कोविड के कि मुझे नाम बताते हुए भी मजा आ रहा है। सर शर्म नहीं आ रही ना? मजा देखो। एक वर्ड है अंग्रेजी का जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। फ्लर्ट मतलब होता है, आपको अच्छे से पता है कि अक्सर रोड चलते महिलाएं लड़कों को टोक भी देती हैं, डोंट ट्राई टू फ्लर्ट विद मी। अरे फ्लर्ट का मतलब होता है सीधी सीधी बात कि उन्हें लुभाने के लिए किए गए वादे जो कि बिल्कुल LIC की तरह होते हैं, जीवन से पहले जीवन के बाद। समझ गए? तो बेटा ये समझिएगा कि ये फ्लर्ट, ये है क्या फ्लर्ट? तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा फ्लू लाइक, पहले नाम लिखवा दे रहा हूँ, रेस्पाइरेटरी यानी फेफड़ों से संबंधित ट्रैक। बेटा मुबारक हो, क्योंकि ओमिक्रॉन नाम का एक और परिवार में एक वायरस बढ़ गया है कोविड-19 का, जिसका नाम है फ्लर्ट वायरस। मतलब अब कोविड भी ऐसे ऐसे नाम रख के आ रहा है कि इसको भगाना ही पड़ेगा। सोचो फ्लर्ट वायरस, वाह।
ये किस घराने के हैं साहब? तो पता नहीं कौन से उस्ताद श्री 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 लखनऊ घराने के हैं जी, ऐसा कोई घराना नहीं है। ये जिस घराने के उसका नाम है ओमिक्रॉन। और बेटा हाल ही में कोविड का नया वेरिएंट चर्चा में है JN1। तुम्हें क्या लग रहा कोविड मिट गया? बेटा कोविड कोई सरकार थोड़ी थी जो 5 साल बाद चुनाव होगा उसका। कोविड तो अब चलता रहेगा। पर सर हमारी भैंस तो कह रही थी कि कोविड से कोई असर ना हो रहा मोह करके, तो बेटा इसलिए ना हो रहा कोविड से असर क्योंकि वैक्सीनें लग चुकी हैं। और वैक्सीनें लगने के बाद जो कोविड है वो तुम्हारा शरीर जो है उसमें इतनी शक्ति है। एग्जाम्पल, तुम जिम गए, तुमने 5 किलो का वजन 5 दिन उठाया, छठे दिन उठाने लगे। ऐसे ही जब कोविड की पहली वेव आई थी तो सब चक्कर खा के गिर रहे थे सुन सुन के। अब शरीर में आत्मशक्ति ने एंटीबॉडी बन गई है, तो अब तुम उस कोविड के झटके को जुकाम में समझ के कुछ नहीं बेटा। हाँ ये अमेरिका का ही बेटा, ये फ्लड का जो वेरिएंट है वो अभी इंडिया तक नहीं पहुंचा फ्लाइट पकड़ के, ये अमेरिका में ही पहुंच गया। लेकिन इंडिया आने में देर भी कितनी लगी? जैसे कोविड की जब घटना शुरू हुई थी तो वुहान की लैब में पहला मामला दर्ज हुआ था दिसंबर में, और वो सिर्फ 45 दिन में मान के चलो आराम से जनवरी में खबर सुनी, और हमने कब लगा दिया? 21 मार्च को लगा दिया सबसे पहला जनता का लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन लगा तो भैया तुम लोग भी कम नहीं थे, स्टेटस में चल रहे हैं बतासे, मोमो, माँ बाप के प्रति प्यार, मम्मी के पैर दबाए जा रहे हैं। और अब लगता है कि जायदाद छीन के भाग गए कोविड के पास। तो समझिएगा, ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये किस देश में फैला है? फ्लड फैला है अमेरिका। लिखो अमेरिका, लिख लो अमेरिका। तो अभी इंडिया में लेकर इसको कोई प्रिकॉशन नहीं, लेकिन इंडिया में एक नई बीमारी का आगाज हो गया है, वेस्ट नाइल फीवर। सुना नहीं? सुना? कल ही वीडियो डाली थी देखी नहीं सर, उसमें आवाज नहीं क्या आ रही थी, मैं माइक लगा रहा हूं। ठीक है चलो लिख लिया, लिख लिया भैया। ये तो सर दुनिया के सारे ऑब्जेक्टिव एक तरफ, जे वाला एक तरफ, ये तो लड़के तो भी भूलेंगे ही नहीं है। क्यों? राजीव ने तो मैसेज भी डाल दिया उधर कि नया वायरस आया है। चलो अब आ जाओ इस फ्लड के ऊपर अगला। अब देखो इंडिया के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी हर तिमाही के अंदर बोल दी जाती है। अच्छा एक आसान भाषा में बता दो कोई भी कि घर जो भैया घरेलू सकल उत्पाद जिसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? कोई बता सकता है? जीडीपी क्या होता है? सुना है किसी ने? क्या होता है? सुना तो सबने, बताओ। हाँ क्या होता है? हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए विद रिस्पेक्ट मान लो ये इंडिया का नक्शा है जो कि कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन ड्राइंग तो ड्राइंग। तो बेटा ये मान के चलो इस इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के G&S यानी कि G का मतलब उत्पाद, गुड्स, और सर्विसेज, सर्विस मतलब सेवाएं। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जो है भैया टॉर्च और हीगोली के डिब्बे तो नहीं बेच रहा हूँ, रोडवेज की तरह सर्विस ही तो दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना मुझसे, तो ये किस श्रेणी में आएगा? सर्विस में। तो समझिएगा किसी एक देश के अंदर, बिल्कुल ठीक आंसर दिया था, किसने बोला था? वेरी गुड बेटा। किसी एक देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा देश पैदा करता है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो बेटा ये इंडिया के अंदर जो उत्पाद है वो इंडिया की रेटिंग ने कहा कि पूरे भारत की, यानी पूरा भारत अगर 100% है तो इसकी जीडीपी बढ़ सकती है 6.4, लेकिन इन्होंने इसको खत्म करके नई रेटिंग दे दी है। अब इनके कहने का मतलब है कि अब रैंकिंग जाएगी 7.1%, यानी भारत की जीडीपी जो है उसके ग्रोथ रेट को बढ़ोतरी में दिखाया। क्या हुआ? घबरा गए तुम लोग? 6.4 पढ़ लो, यही बता रहे 7.1। अच्छा गुड, पढ़ते रहो। तो बेटा अब सवाल ये है कि ये जीडीपी में बढ़ोतरी दिखा क्यों रही है संस्था? क्यों दिखा रही है? तो इसलिए दिखा रही है, तुम भी हंसोगे। तो सरकार का कहना है कि हमने बिल्डिंग ज्यादा बनाई, डेवलपमेंट हो गया, नौकरियां आ गई, इन सब वजह से कंज्यूमर बढ़ गए। और जीडीपी की तुलना कैसे होती है? जैसे पहले चाय पत्ती के 100 खरीदार थे, अब चाय पत्ती की डिमांड ज्यादा हो गई, 1000 खरीदार है। तो इसका मतलब हो गया कि ये चाय पत्ती का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, खरीदने को तैयार है। तो ऐसे जीडीपी निकाली जाती है। या तो लोगों की जो तनख्वाह बढ़ी है वो कैलकुलेट कर लो, या लोग मार्केट में कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, यही 2 तरीके होते हैं जीडीपी निकालने। ठीक है, अब मैं देखो इकोनॉमिक्स का टीचर तो नहीं हूँ, अपने लिए जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी वो तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगी? तो देखो इधर कहने का मतलब ये करंट पढ़ाने आया, इको पढ़ानी होती तो इको पढ़ते। चलो अब आ जाओ दोबारा से, वेरी गुड। तो भैया हाल ही में क्रिकेटर हैं, उन्हें गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम प्रशासन ने
बेटा आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें वहां का प्रचारक बना दिया। क्या नाम है उस क्रिकेटर का? है नहीं, सौरव गांगुली नहीं बेटा, मैं ऑप्शन दिए थे। रोहित शर्मा, युवराज सिंह, मोहम्मद शमी या युजवेंद्र चहल? बिल्कुल सही। जो लोग चहल कह रहे हैं तुम उनके इंस्टाग्राम पे बहुत पहल कर रहे हो, इसका मतलब कम देखा करो धनुश्री वर्मा को। उनकी बाइक बड़ा लाइमलाइट में रहती, 5 फुट 6 इंच हाइट, 16 सितंबर शायद बर्थडे, ठीक है। आज अगर देखो तो मैं भी देखता रहता हूँ, तो वो रील्स डालती है। अब वो रील्स इतनी एंटरटेनिंग होती है और युजवेंद्र चहल भी डांस कर लेते हैं भाई, ये भी अपनी रील डालते रहते हैं। तो ऐसी रीलों पे ना जाए, इधर आ जाए। तो गुरुग्राम प्रशासन ने आगामी चुनाव को देखते हुए युजवेंद्र जो चहल है इनको क्या बनाया है? लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचारक, ठीक है, याद रखना। तो लिख लो गुरुग्राम प्रशासन। बेटा गुरुग्राम क्या है जरा बताओ, हाँ क्या है गुरुग्राम? किस राज्य में आता है? ठीक। और गुरुग्राम जो है बेटा ये प्रशासन याद रखिएगा, जैसे आपके यहाँ राज्य सरकारें होती है, इन्होंने किसको बनाया है? युजवेंद्र क्या बनाया है? तो बेटा इन्होंने चुनाव प्रचारक बनाया है, चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ नीरज चोपड़ा भी तो कुछ मिला है। नीरज चोपड़ा जो है वो इसमें नहीं है। चुनाव के लिए हाँ नीरज चोपड़ा भी है, और साथ ही साथ आपको जान के ये पता जो होगा कि युवराज सिंह को भी बनाया, युवराज सिंह को बनाया, और नीरज चोपड़ा नहीं, उसेन बोल्ट जो जकार्ता का तेज धावक है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 100 मीटर को 9 सेकंड, उसेन बोल्ट, ठीक है, लिख लिया। चलो भैया बनने वाले आ जाओ, ठीक। अब अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वेरी गुड। अब देखो एक विवाद और है इंडिया का, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इंडिया का एक बड़ा विवाद है, उसके संबंध में सुनिएगा, कैसा लगे जरा ध्यान से सुनना। तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, 2014 के अंदर किसी को ले लेते, क्या नाम है आपका? अर्चना। अच्छा अर्चना, हम कहीं नाम ही तक, चलो। तो देखो मान के चलो 2014 में नियुक्ति आती है शिक्षकों की, ध्यान से सुनना, तुम पूरा मामला समझ जाओगे मजाक में। कब आती है? 2014। किसकी शिक्षक भर्ती आती है भैया? और शिक्षक भर्ती की जो संख्या होती है उनकी संख्या सुनिएगा जरा, 24,000, ठीक। अब बेचारी अर्चना पूरी मेहनत लगन से, पूरी अच्छे से मेहनत करके 2014 में एग्जाम देती है, एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करती है, और एग्जाम क्वालिफाई करके 2016 में ले लेती है पोस्टिंग। बात खत्म हो गई। अब सुनना, ये तो थी मेहनती अर्चना, इधर एक और रहते हैं मिस्टर गुड्डू। अब गुड्डू बोले कि 2014 में पेपर आया है और 24,000 भर्ती है, तो मैं एक काम करता हूँ कि पेपर की रकम पता करवा लेता हूँ। तो भैया इन्हें 2-2.5 लाख 4 लाख रुपए पता कर लिया, जैसे तुम्हारा यूपीपी निकल गया हाथ से, तो इन्होंने रकम पता करी। इधर ये बच्ची अर्चना 2 साल से मेहनत करके तब सेलेक्ट हुई, इधर जे एग्जाम से 25 मिनट पहले इनके टेलीग्राम पे पेपर आ जाता। ऐसा ही तो हुआ था भाई, सत्य घटनाओं पे आधारित है ये पूरी स्टोरी। अब समझिएगा मजे की बात। हुआ ये कि अब एक ना एक दिन तो खुलासा होता ही होता है। तो बेटा हुआ ये कि पेपर लीक का मामला खुल गया। अब आती है स्टोरी ग्राउंड रियलिटी में, सुनना जरा ध्यान से। उसके बाद ये मामला कहाँ जाएगा? न्यायालय में। कहाँ जाएगा? जब न्यायालय में गया तो अब न्यायालय और महान, न्यायालय का निर्णय सुनिए। न्यायालय क्या कह रहा है? 24,000 जो भर्ती है इन सबको खत्म कर दो। न्यायालय के पास ये मामला पहुंचा है 2024 में। और सुनिएगा, जितने शिक्षक लगे हैं 2016 से 2024 तक की जितनी सैलरी है वो सब की सब वापस ले। तो मैं कहीं से ये मामला तर्कपूर्ण लग रहा है, तर्कपूर्ण नहीं लग रहा बेटा। ये तुम्हारे थोड़ा सा दूरी पे एक राज्य पश्चिम बंगाल, वहीं के शिक्षक घोटाले की स्टोरी। 2014 में वैकेंसी है 23,123 वैकेंसी, 23,123, 24,000 के आसपास वैकेंसी थी। 2014 में फॉर्म आया, 16 में लोग लग गए। अब उसमें से सुनना ध्यान से, जब कोर्ट में सीबीआई को पूरी जांच सौंपी तो सीबीआई ने ये तो पता लगा लिया बेटा, ध्यान से सुनना, कि 24,000 लोगों में से 4,000 लोग दोषी हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या करा? पूरे के पूरे 24,000। अब अर्चना तो दुखी होगी, अर्चना कह रही मेरी क्या गलती, मुझे अगर पता होता तो मैं 2014 से 24 के बीच में अपना कुछ भी नहीं तो 100 ई रिक्शे लेके मार्केट में डाल देती, अरे कुछ भी नहीं तो कोई व्यापार शुरू कर देती, कोई और नौकरी ट्राई करती। तो बेटा जब इस मामले में इतना बड़ी तथ्य है तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ठीक डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2 तर्क रखे।
पहला तर्क ये रखा कि स्कूल चल रहे हैं भाई, 1 से लेके 5वीं तक प्राइमरी की शिक्षक पढ़ती थी, तो वेस्ट बंगाल ने कहा 24,000 टीचर हमें लाके दो, वरना बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। जब तुम सबको निकाल दे रहे हो तो नौकरी कर ही रहे थे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, तुम हमें टीचर लाके दो, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं लाके दे सकते। बिल्कुल बात सही है। बोले दूसरी बात, जब सीबीआई ने बोल दिया है कि 4000 लोग शिक्षक इन्वॉल्व है, तो वो 4000 ढूंढने पे फोकस करो ना, 24,000 को क्यों सजा दे रहे हो? तो अभी इस मामले पे स्टे लग गया है, लेकिन बेटा ये मामला कोर्ट में चलेगा, आने वाले समय में तुम्हें फिर पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या निर्णय निकला। तो सवाल ये मंडे एग्जाम का, हाल ही में शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या था मामला? 24,000 शिक्षकों की भर्ती का। तो नहीं बोलो, ये चीज आई समझ में? तो मामले के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है कि न्यायालय भी कभी कभार तुम्हारे साथ न्याय की जगह अन्याय कर सकता है। वो तो शुक्र मनाओ कि सबसे निचली अदालत, ऊंची अदालत यानी हाई कोर्ट, फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। और जूही चावला की माने तो भारत में सुप्रीम कोर्ट एक नहीं कई है। एक बार उन्होंने ट्वीट कर दिया, बड़ा मजाक उड़ी, वो गई भैया सुप्रीम कोर्ट ने समन दिया विज्ञापन के संबंध में, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो पहुंची तो उनको थोड़ी देर लग गई। अब वो ट्वीट क्या कर रही है, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बहुत देर बिठाए रखा, तो बेटा फिर उन पे 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया कि मैडम पूरा सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत में, हाई कोर्ट 25 है, वो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, भले गाय भैंसों को चारा ज्यादा डाल देना, लेकिन बॉलीवुड में मत जाना बिना पढ़ाई। समझ रहे हो? तो सेलिब्रिटीज की बुद्धि भी समझ जाओ कि किस तरीके के स्तर की हो सकती है। ये मामला समझे? चलो भाई, अब बेटा चुनाव पे तुम्हें थोड़ा सा आईना दिखाता हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाए सर ये 1 चरण 2 चरण। बेटा इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, महिलाएं ये ना समझे कि प्री वेडिंग शूट चल रहा है, मुख्य शादी दूर है, प्री वेडिंग फिर फेरा फिर एंगेजमेंट, ऐसा नहीं चलता। तो सुनो बेटा, तुम्हारा ये पूरा भारत है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा इंडिया है, ठीक है? मार्कर से तुम्हें साफ नहीं दिख रहा होगा ना? लो भाई, कोई कौन एक्सपर्ट है इसमें इंक डालने? बेटा लो बेटा, अच्छा इसमें इंक आप डालो। मैंने अगर इंक दांत से खोल दी तो हम पे ये किसने काला रंग डाला वाला गाना पे लग जाएगा। अरे क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करा था पीलीभीत में, और ऐसे खोली, सामने की 2 बच्चियों के मुंह पे कालिक पड़ी थी और एक बार नहीं, तो हम तीनों काला कलर करके निकल गए। हाँ क्या जी? 7 तारीख को चुनाव था, बिल्कुल था, लेकिन कौन से चरण का चुनाव था? कहना सर हम तो 19 तारीख को देखे चुनाव नहीं होगा, फिर हमें मतलब तीसरा था। चलो अब मैं तुम्हें चुनाव समझा देता हूँ जिससे तुम चुनाव में कभी अटकोगे नहीं। ऐसी पढ़ेंगे स्लो स्लो, बता देना एंटरटेनमेंट ना, ठीक है बेटा? अब जरा ये बताओ, पहले उसमें इंक ही बढ़वा लें फिर चला दें। तब तक एक जीपीएस वाला फोटो ले लेना तुम लोग। हाँ सर हम तो भावनाओं में बह ही गए। कैसे टीचर को भी आना चाहिए, बस ऐसी क्लिक ले लें? टीचर को भी आना चाहिए, टीचर को भी आना चाहिए, कोई बात नहीं। तो सेल्फी लेते हैं क्या वो? अरे देखिए अब हम कर रहे हो, चाहे तो उसको वॉश करें। तुम इन लोगों को फोटो ले लें, उसके बाद देखा जाएगा अन्य फोटो विवरण। देखो भाई इधर मुस्कुराओ, तुम पीलीभीत में हो। लखनऊ एंटर होंगे तो लिखा होता है ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और ज़्यादा मुस्कुराइएगा भी नहीं। लखनऊ में कोई आपके मुंह में खोलने के चक्कर में पान की पीप मार के चला जाएगा, तंबाकू स्पेशलिस्ट होते हैं आपको, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। चलो एक लिए लेते हैं सेल्फी, क्या कुर्सियाँ ज़्यादा है बच्चे को। चलो भैया आ जाओ, लोकसभा इलेक्शन को जरा ध्यान से समझ लो। देखो तो तुम्हारा भैया ये है प्यारा भारत, ठीक है? पूरा इंडिया, थोड़ी देर के लिए मान लो विद रिस्पेक्ट। अब पूरे इंडिया के अंदर सर कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। जिसे ये ना पता हो बेटा, इसे कई बार लोग कह देते हैं 36 राज्य, तो हंसना मत, कई बार कहते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे लड़ाई चली थी, तो इंस्टाग्राम पे 36 बिरादरी वाली लड़ाई देखी थी तुम लोगों ने? नौटंकी देखी थी कि नहीं देखी थी? अच्छी बात है, तुम लोग बड़े इनोसेंट हो। यूट्यूबर्स आजकल फेम पाने के चक्कर में 36 बिरादरी की लड़ाई कराते हैं। उसमें जाट और चौधरी कम्युनिटी लड़ गई, तो उसमें ये हो रहा था तू आजा मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब वो पहुंच रहे थे तो वो वीडियो बना कर रहे थे मैं यहाँ आ गया और तू कहाँ है, तो बड़ा मजा आ रहा था। मैं भी घर पे फोन करके इधर उधर करा था, मैं अंदर वाले कमरे में, तो घर वाले पहुंच गए मुझ तक। देखो तो समझिए बात बेटा, 36 राज्य का मतलब ये समझिए कि भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, जैसे मैंने ये कहा कि अर्चना बेटा बताओ आज कौन सा पिज्जा खाओगी, तो अर्चना ने कहा सर मैं पिज्जा खाती हूँ। हमने पलक से कहा बेटी तुम क्या खाओगी, तो पलक बोली सर मैं पराठा खाऊंगी, ठीक है? हमने पूछा राजीव से, तो राजीव बोले सर मैं तो कुछ भी खा लूंगा, ठीक है? कुछ भी खा लूंगा, बस स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। अब एक आध और बच्ची से पूछा तो वो बच्ची बोली सर हम खाएंगे पार्ले जी। ठीक है बेटा, यहाँ पर मुश्किल से 23 से 25-30 लोग हैं, मैं उनका निर्णय नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं इनसे पूछूं कि तुम छुट्टियां मनाने कहाँ जाओगी, ये कहेंगे सर कहीं ना घर रखेंगे, ये कहेंगे गोवा जाएंगे, ये कहेंगे हम थाईलैंड जाएंगे, ये बैंकॉक जाएंगे। दोस्तों समझ रहे? तो बेटा अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम के लोगों की विचारधारा। तुम जरा सोचो कि कैसे भारत के अंदर उन्हें एक नियम बनाना है कानून की चोरी करने पे 7 साल की सजा। अगर वो तुमसे पूछेंगे तो बन पाएगा कानून? नहीं बन पाएगा। इसलिए पूरे भारत के कानून बनाने का फैसला कौन लेता है? संसद। कौन लेता है? संसद। तुम अपने मोहल्ले से, तुम अपने पूरनपुर ब्लॉक से, तुम अपने पीलीभीत शहर से एक वार्ड मेंबर, एक एमएलए या एक एमपी चुन के भेज देते हो। वो कहाँ बैठते हैं? जाके संसद में। वो संसद में निर्णय लेते हैं कि पीलीभीत के 22 लाख लोगों की तरफ से मैं कह रहा हूँ हाँ। वो ऐसा क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि एक दिन तुमने बटन दबा के उनको जिता दिया। बात आई समझ में? आप सुनो ध्यान से बेटा, इसी संसद का जिक्र हुआ है अनुच्छेद 79 पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये क्या है? आर्टिकल। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति। याद रखना संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। अब समझना, जब से भारत में चुनाव होना शुरू हुए हैं बेटा, अब तक कितनी बार संसद के अंदर लोकसभा का ही चुनाव होता है? सर लोकसभा का चुनाव क्या होता है? सुनना बेटा, ये लोकसभा के अंदर पहले सीटें सुन लो, मैक्सिमम कितनी है? अधिकतम 550। 52 वाली चीज खत्म हो चुकी है। 2019 में 2 एंग्लो भारतीयों की सीट खत्म कर दी। पहले 552 हुआ करती थी, अब 550, अभी और बढ़ेगी। सुनना ध्यान से। राज्यसभा की बेटा सीटें कितनी है? 250। राष्ट्रपति की सीटें कितनी हैं? सर एक ही तो राष्ट्रपति होता है भारत में। अब सुनो, राष्ट्रपति के वोट डालने की जिद करने लगी पलक, बोली चलो चलो मुझे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देना है। तो मैंने मना कर दिया। बोली सर मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा राष्ट्रपति के इलेक्शन में तुम भागीदारी नहीं ले सकते। उसमें कौन होता है? तुम्हारे यहाँ से जो सांसद चुने जाएंगे या तुम्हारे यहाँ से जो एमएलए चुने जाएंगे, उनकी वोट वैल्यू होती है, वो जाके वोट देते। समझना ध्यान से। फिर आ जाते हैं राज्यसभा, तो फिर पलक जिद करने लगी, राज्यसभा चल रहा है। मैंने कहा बेटा तुम यहाँ भी वोट नहीं दे सकते। बोले क्यों? मैंने कहा बेटा क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों का चुनाव एक ही जैसा होता है। राज से राष्ट्रपति, राज से राज्यसभा, दोनों का चुनाव किस प्रणाली पे होता है? एकल संक्रमणीय। नहीं याद रहना तो याद रखो, अप्रत्यक्ष। कैसे? अप्रत्यक्ष। फिर पलक ने कहा कि सर मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मुझे कहीं तो वोट दिलवाओ। तो मैंने कहा बेटा तुम हो एल से लो। तो बोली मतलब? तो मैंने कहा बेटा तुम यहाँ वोट दो। तो पलक बोली सर यहाँ कैसे वोट दूं? तो बेटा यहाँ की वोटिंग को बोला जाता है प्रत्यक्ष वोटिंग। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष मतदान। कैसे? क्योंकि ये जाएंगी, लिस्ट देखेंगी, जिसको इन्हें वोट देना होगा ट्यून से बटन दबा देंगे। लेकिन उसे आप प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं राष्ट्रपति? क्योंकि तुम्हारा एमपी एमएलए जाएगा, वो वोटिंग देगा, तुम नहीं दे रहे हो। तुमने उसे चुना, उसने राष्ट्रपति को चुना। लेकिन लोकसभा के अंदर सांसद को कौन चुन रहा है? तुम डायरेक्ट चुन रहे हो। अब समझिएगा, जब से भारत में वोटिंग होना शुरू हुई है तब से संसद की लोकसभा कितनी बार बन चुकी है? 17 बार। अब ये 17 की बार खत्म होगी और बेटा 4 जून से कौन सी बनके तैयार हो जाएगी? 18वीं लोकसभा। तो पहला प्रश्न ये बनता है वनडे एग्जाम में कि कौन सी लोकसभा का चुनाव वर्ष 2024 में कराया गया? तो सर 18वीं। कौन से का कराया गया? 18वीं। फिर से रिपीट करो, कौन से का कराया गया? कारण समझ रहे हो ना? अभी देखो तो और आनंद आएगा। देखो आनंद की पढ़ाई नहीं होती। सर आनंद हमारा बड़े भैया का नाम, चलो देखो तो उसे पकड़ो, बैठाओ साथ में। तो बेटा इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। सर इस चुनाव में कितने लोग भागीदारी लेंगे? बेटा पूरे भारत के अंदर जो भी लोग 18 वर्ष के थे 1 जनवरी 2024 को, वही याद रखना। तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड बनने का जिस दिन तुम जाओ 1 जनवरी को तुम्हारा वोट बनने का नोटिस आया था इस साल। अगर तुम 18 साल के नहीं थे, वोट नहीं बनता तुम्हारा। तो 125 करोड़ या 140 करोड़ जो लोग हैं बेटा, वो कितने राज्यों में फैले हुए हैं? सर 28 प्लस 8। इन सभी राज्यों के, इनमें से याद रखना कुछ राज्यों की सीट नहीं है। जैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है परंतु वहां पर कोई भी सीट नहीं। सर ये क्यों नहीं है सीट? और तुम्हें एक चीज और पूछनी चाहिए कि सर 18वीं लोकसभा, बेटा ध्यान देना बड़े अच्छे से,
18वीं लोकसभा में किसका चुनाव हो रहा है? सर लोकसभा का। यहाँ अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, लेकिन अभी चुनाव जो हो रहा है वो कितनी सीट पे हो रहा है? सर ये 543 पे ही हो रहा है। जब से मैंने होश संभाला है 2014 में, 2009 में, 2008 में, सर ये सीटें बढ़ी नहीं, आबादी नहीं बढ़ी। बेटा ये सीटों की जब संख्या बढ़ानी होती ना तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। सर क्यों? जैसे तुम्हारे क्लास के अंदर ये लोग, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें लाके डालनी पड़ेंगी। तो बेटा समझो जब देश की जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे एमएलए एमपी यानी लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि संसद के लोग बड़ा बुद्धिमान थे, बोले हर 5 साल में चुनाव होगा, अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये जो जितनी बेटा सीटें तुम देखते हो ये 1971 में हुई थी जनगणना। क्या हुई थी? जनगणना। बेटा ये 1971 की जनगणना को लॉक कर दिया है, लॉक। और लॉक कब तक कर दिया है? 2026 तक। 2026 के बाद जब भी पहली जनगणना होगी तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? 543 सीटों की जगह 600 से 800। सर तब मोदी जी बाकी सबको कहाँ बैठा लेंगे? तो तुम्हें क्लैप करना चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने एडवांस में बना के रख दी है सेंट्रल विस्टा नामक दिल्ली में नई संसद। अब आई बुद्धि को घुसा। क्यों उन्होंने वहां 800 सीटें बना दी? क्योंकि बेटा 2026 आ जाएगा 24 के बाद, और इलेक्शन कब होना है? 24 + 5 2029 में। तो जो भी नवनिर्वाचित नए लोग बैठेंगे कहाँ बैठेंगे? सेंट्रल विस्टा की बची हुई सीटों पर। अब समझे मोदी जी की बुद्धि? कनेक्शन है हर चीज का। वनडे एग्जाम के बच्चों को अगर कंसेप्ट पता चल जाए तो वो यूपीएससी निकाल दे, लेकिन मास्टर कहेंगे पढ़ो 18वीं लोकसभा लड्डू प्रश्न, एकदम लड्डू प्रश्न, और करो बोलो लाइक आने चाहिए, 5000 लाइक वीडियो, और नीचे पट्टी चल रही होगी मेरा घर बन रहा है कृपया सपोर्ट करें, 499 का बारकोड पर रिचार्ज करें। अरे ठीक है, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, वो तो देखो बिना पैसे के ज्ञान नहीं मिलता, ये भी सत्यता है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंटरनेट पे पढ़ा रहा है जो ऑथेंटिक नहीं है, इस वजह से बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो 2-3 टीचर ही घूम करके दे पाते हैं, बाकी सारी मंडी समिति लगी हुई है इधर से उधर। और कई टीचर ऐसे हैं जो बहुत कम में पढ़ाते हैं, फ्री भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेटा समझिएगा 2026 तक लॉक। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे भारत के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो बेटा कितनी सीटों पे हो रहे हैं लोकसभा की? अभी वर्तमान। अब सुनिएगा ध्यान से, ये 543 सीटों पे एक दिन में चुनाव कराना संभव नहीं है, लेकिन भारत में 1962-63 तक 67 तक एक ही दिन में पूरे भारत में चुनाव होते थे। वन इलेक्शन वन नेशन का जो कंसेप्ट चला वो होता था। अब सुनो, सबसे पहले तुम्हें चुनाव देखने को मिला होगा पहले दिन 19 अप्रैल। उसके बाद कब देखने को मिला? बताओ जल्दी, अगली डेट क्या है? 26 अप्रैल। अगला है 7 मई। 7 मई के बाद 3 डेट और लिखते चलो। अगली को 13 मई, 20 मई, 20 मई, 25 मई, और उसके बाद लास्ट इलेक्शन की जो डेट है वो है 1 जून। बेटा अगर इन्हें गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 543 लोकसभा की सीट पर कितने दिन में चुनाव होगा? तो 19 अप्रैल से चुनाव जो है वो शुरू होगा, 1 जून को खत्म होगा। इसलिए इस साल जो चुनाव है, और पिछले साल भी जो चुनाव हुआ था, मतलब पिछले कार्यक्रम चुनाव का 2000 कब हुआ था? 19 में, तब भी बेटा 7 चरण में हुआ था चुनाव। अब सुनिएगा, 7 चरण का मतलब 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में हो गया, 23 तारीख को किसी हिस्से में हो गया, 7 मई को बरेली, आपके संभल में, एटा में, मैनपुरी में, इस तरीके से 10 जगहों पे हो गया। बेटा आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव देखने को मिलेंगे 25 तारीख को, यानी कि दिल्ली का मतलब लोकसभा में, हाँ अभी संभल में हुआ था 7 तारीख को। तो बेटा पूरे भारत में एक दिन में चुनाव ना करा के पूरे भारत को बांट रखा है 7 चरणों में। इन 7 डेटों में अलग अलग डेट पे चुनाव देखने को मिल रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है बेटा, 19 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 102। 26 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 89। 7 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 93। ऐसे करके जब तुम जोड़ोगे तो 1 जून को टोटल निकलेगा, ये ध्यान रखना। सर जी, इसमें संभल में विवाद क्यों चल रहा है?
संबल में भी विवाद हुआ और सबसे बड़ी बात ये सीट में से जो ये 93 देकर यहाँ 94 पे होना था, गुजरात वाला मामला था। संबल के अंदर विवाद ये हुआ जो आप बता रहे हैं, 2 तरीके के विवाद देखे। एक तो एक बच्ची वाला जो स्टेटस पे मैंने देखा कि वो बच्ची 6, 7, 8 क्लास की है, और एक जो वहाँ के किसी व्यक्ति को रोक दिया था वोट डालने से, शायद वहाँ के एक पार्षद है पुराने, ऐसा कुछ है, वो वाला विवाद बता रहे हैं आप संबल का। और बाकी थोड़ा धार्मिक लड़ाइयाँ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। तो अब ये, हाँ पूछ लो बेटा, पूछ लो। ये जो 7 तो में समझ में नहीं आ रहा ना, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे करते हो। ये 6 7वां चरण कब होगा? 1 जून, ठीक है। और रिजल्ट कब आ जाएगा जून इस पूरे चुनाव का? 4 जून को। बेटा याद रखना, चुनाव के टाइम पे तुमने सुना होगा आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता चल रही, क्या है ये आचार संहिता? कुछ नहीं है, चुनाव के समय पर सिर्फ चुनाव होंगे, ना तो कोई नई सरकार की नीति बनाई जाएगी, ना तो पुरानी सरकारें किसी चीज में पैसा खर्च करेंगी, ना पुरानी सरकारें अपना पोस्टर लगा के प्रमोशन करेंगी। क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि बेटा ये जो ईमानदारी से जो भी व्यक्ति के मन में है उसे वोट देने का अधिकार मिले। अब समझिएगा, आदर्श चुनाव संहिता लगती है पहले चुनाव से 1 महीने पहले। तब लगती है बेटा जब चुनाव आयोग आकर के घोषणा कर देता है। ये जो पूरा टाइम टेबल देख रहे हो, ये किसने घोषित किया है बताओ? चुनाव आयोग। किसने घोषित किया है? चुनाव आयोग। बेटा याद रखना, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। और लेकिन मजे की बात तुम्हें पता है, अब जो भी पार्टी जीतेगी उसका भाग्य यहाँ तक आ चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम 243 सीटों तक यहाँ पे मामला लॉक हो चुका है। अब ये पता चल जाएगा कितनी, आधी सीटें तो निकल गई, अब आधी सीटें बची। अब देखते हैं कहानी 400 बार जाती है पार्टी की नहीं जाती, जो भी पार्टी है। तो बात समझे? दो 283 किसी को इस 7 चरण में कोई डाउट हो भी पूछ लो मेरे को। कहने मतलब ये इसमें कुछ डाउट हो, ना समझ आए फिर से पूछ लो, क्योंकि तुम्हें चुनाव क्लियर तो होना चाहिए। मेरी क्लास में भी नहीं क्लियर होगा, आने वाले भविष्य में अगले साल फिर पढ़ोगे, आईएएस के लिए फिर क्लियर नहीं होगा। अभी ना क्लियर कर लो, पूछो पूछो मतलब मैं प्रश्न पूछूंगा। अब आंकड़े भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने कई सारी खबरें पढ़ी होंगी, तुम्हारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन कैसे बने। वनडे के ये बनेंगे कि 19 तारीख को सबसे ज्यादा वोटिंग किस राज्य में हुई? तो बेटा 19 तारीख को सबसे ज्यादा वोटिंग हुई मणिपुर। कहाँ हुई? मणिपुर में। लेकिन सबसे कम वोटिंग कहाँ देखने को मिली? बिहार में। अब आ जाओ 26 तारीख को। 26 तारीख को सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ देखने को मिली? तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो त्रिपुरा। और सबसे कम वोटिंग कहाँ देखने को मिली? उत्तर प्रदेश। ठीक। 7 तारीख को चुनाव हो गए बेटा, 7 तारीख को सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ देखने को मिली? तो आप कह सकते हो असम में। और सबसे कम वोटिंग कहाँ देखने को मिली 7 तारीख को? बेटा अगेन उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना बेटा, वो तो वोटिंग ही नहीं करने जा रहे हैं। आपके घर में भी हो सकता है कुछ लोग हो जो वोटिंग करने नहीं गए। ऐसा होता है, बहुत से लोग वोटिंग करने नहीं जाते इस बार। मतलब इसके कारण ये बताए जा रहे हैं। एक तो हीट वेव है जो अखबार में लिखा था। हीट वेव का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में लू, कि लू चल रही है, जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, भीड़ खड़े होकर धक्का दे रही है। अरे भैया ये सब तो होगा ही, भीड़ जाहिर सी बात है। तो बस सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये भी है बेटा, कई जगह मारा कुटाई की देखने को मिल रही है, लेकिन खैर कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने वोटिंग ठीक ठाक कराई। तो अब अगली वोटिंग कब है? 7 तारीख के बाद भारत में 13 तारीख को बेटा वोटिंग आपको अखबार में देखने को जरूर मिलेगी। याद रखना 543 सीटों पे वोटिंग है। अब तुम्हें बता दूं मैं कि गुजरात का मामला क्या हुआ। एक पार्टी कैंडिडेट बीजेपी से जीत भी गया बिना चुनाव लड़े। अब तुम कहोगे सर बिना चुनाव लड़े कैसे जीत गया? तो लो सुनो मजे की बात। अब मैं तुम्हें कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है? डूडल आर्ट बनाने का मुझे शौक है, दिल पे मत ले लेना, ठीक है? कि नहीं इतने तुम कमजोर हो, ठीक? ये रही पलक। अब किसी और बच्चे लेते हैं, आपका क्या नाम है बेटा? बीमार वाले बच्चे दिव्या। तो बेटा देखो ये है दिव्या, ठीक? आप समझना जरा। अब पलक जिस पार्टी से खड़ी हुई उसका नाम ये, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो मैं पूरा नाम तो लिखूंगा, बुद्धि तो मेरे अंदर नहीं, ठीक? अब जो तो दिव्या खड़ी हुई पार्टी से उसका नाम बेटा ये है सीसी पार्टी।
समझ गए भाई? वैसे तो उसका नाम है INC, इंडियन नेशनल, सभी को पता है। तो अब ये इस पार्टी से खड़ी समझना ध्यान से। ये पूरा मामला जो है वो बेटा गुजरात का है। गुजरात में एक सीट है जामनगर। जामनगर मतलब जैसे तुम्हारे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, ऐसी गुजरात के अंदर एक जगह है जामनगर। यहाँ पर ये हुआ बेटा, यहाँ पर चुनाव होना था। तो चुनाव के अंदर ये होता है, ध्यान रखना कि जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होता है ये जाएगा ऑफिस में। इस ऑफिस के अंदर बेटा बैठे होते हैं IAS अफसर। इनको उस दिन IAS नहीं बोला जाता, इन्हें बोला जाता है RO। अच्छा सर, ये समीक्षा अधिकारी होते हैं? नहीं बुद्धू, समीक्षा अधिकारी नहीं, इन्हें उस दिन बोला जाता है रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिटर्निंग ऑफिसर हमेशा IAS बनता है। ये चुनाव कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव तुम करो, अगर तुम IAS बन गए तो तुम राष्ट्रपति का चुनाव कराओगे। अगर तुम IAS बन गए तो तुम अपने यहाँ वोटिंग होगी, वहां के सबसे ऊंचे अधिकारी कहलाए जाओगे। समझिएगा बात। अब ये IAS ऑफिसर के पास चल के जाती है, लेकिन ये कहती है कि मुझे चुनाव लड़ने। तो तो भैया जो वहां का DM होता है वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अपराधी हो, जरा एक ऐसा शपथ पत्र लेके आओ, उस पर लिखो अपनी पूरी संपत्ति की, मेरे पास एक स्कूटी है, 2 मोबाइल है, 20 सिम है, 25 दोस्त हैं, 36 बिरादरी है, ठीक है, सब कुछ लिखो। तो भैया क्या करेगी, मतलब पूरा ब्यौरा देंगे। हाँ, संपत्ति का ब्यौरा ऐसे दिया जाता है, मतलब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर क्या क्या है, कितने भाई, पूरी जानकारी देती। अब इधर समझना, ये भी पहुंचेगी दिव्या की DM ऑफिस, ये भी पूरी जानकारी देंगे DM को। लेकिन समस्या क्या है कि ये अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ 10 लोग जाएंगे, इनके साथ 10 लोग जाएंगे। ये नियम है बेटा, प्रस्तावक बोलते हैं, प्रपोजर। अगर आप चुनाव में खड़े होने जाते हो तो भीड़ बेवकूफी के लिए नहीं जाती, वो भीड़ जाके साइन करेगी कि हम तुमको जानते हैं। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट, ये दोनों बड़े उम्मीदवार, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। अब सुनो, जिस दिन चुनाव होना था सुबह 7 बजे इलेक्शन शुरू हो जाता है, सुबह 7 बजे। इलेक्शन शुरू होने से पहले खबर आती है कि भैया दिव्या गायब, ना नंबर मिल रहा है, ना फोन मिल रहा है। 30 दिन से बच्ची गायब भी थी वैसे ही, ठीक है, तो बच्ची एक दिन से 30 दिन से गायब है। अब सब लोग परेशान, अभी तो एग्जाम्पल लिया, कोरिलेट हो जाएगा। तो बेटा समझिए कि ये 20 दिन से गायब, अब सब बड़े चिंतित कि भाई दिव्या तो मिली नहीं रही। फिर इनके कागज चेक करेगा, कागज में देखा तो इनके साथ जो ये 10 लोग लगे थे ये भी फर्जी, ये भी हवा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए। और ये नियम है, जब बेटा बड़ी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, जैसे एक सीट है उस पर अगर एक ही जना खड़ा हो गया तो उस समय पर तो बेटा चुनाव ना होने की स्थिति में वो बुला के खड़ा करवाएंगे। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर बाद में मर गया या भाग गया तो उस स्थिति में विरोधी को उसकी जीत हासिल करा दी जाती है। अब सुनो, दिव्या जो थी इस पॉलिटिकल पार्टी से थी, कोई बचा नहीं बचा। इस पार्टी से या कोई भी पार्टी से या आप वाली पार्टी से कोई था ही नहीं, अब बचे ही अकेले। अब जब ये अकेले बचे तो DM साहब आए और DM साहब ने कहा मुबारक हो, आज से तुम हो गए इस जगह के सांसद। सिंपल, बिना चुनाव के। यही तो घटना है पॉलिटी में। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट बताओ ये क्या है। अच्छा, कानूनी रूप से ठीक, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 में ये कहीं वर्णित ही नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए। तो इसी वजह से बेटा मांग करी जा रही है कि नोटा है, नोटा को भी गिना जाए। नोटा का भी एक दुख है। अब तुम कहोगे सर नोटा का दुख कैसा है, तो लो भैया नोटा का दुख भी देखो। ये कंडीशन समझ गए, वो खराब, 10 प्रस्तावक खराब, दिव्या बेचारी नहीं है, उनके नाम के कैंडिडेट खराब, और जो जीते हैं उनके नाम सुनिए आप, मुकेश दलाल जी। देखिए सम्मान से नाम लीजिए, अब तो वो पार्को हो चुके ना, सांसद हो गए। अब सुनो जरा बेटा, अब ये भी सुन लो, मजा आएगा तुम्हें। ये है राजीव की पार्टी, राजीव पन्ना भेजू पार्टी, ठीक। यहाँ से उम्मीदवार कौन है, राजीव। ये दूसरे नंबर पे ध्रुव पार्टी, ये कर देते हैं ध्रुवीकरण इधर से उधर, समझो। तीसरे नंबर पे आ जाएगी मेरी पार्टी, अभिषेक मिश्रा पार्टी। चौथे नंबर पे आ गई करण, और उसके बाद पल्लवी, या फिर उसके बाद 3-4 लोगों ने KP कप्ती पार्टी, समझ गए। 5वें नंबर पे है ना मेरा ना तुम्हारा, नोटा। अब जरा तुम मुझे रिजल्ट बताना। रिजल्ट ये है कि बेटा राजीव की पार्टी को मिले, ध्यान से सुनना, 25% वोट, ठीक। इनकी पार्टी को मिले 12.5% वोट, इनकी भी पार्टी को मिले 12.5% वोट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इनकी पार्टी को मिले 25%, 25 को बराबर हो जाएगा तो इसको 20 कर देते हैं। आप समझिए कितना हो गया, 25, 25, 50, 60, 70। अब नोटा को मिले 30% वोट। बताओ कौन जीतेगा, कौन जीतेगा?
नोटा भैया सुन लो, इसमें जीतेंगे राजीव सर। क्यों? क्योंकि बेटा नोटा को गिना ही नहीं जाता। ये भी छोड़ दो, राजीव 1 नोटा 99, राजीव जीतेंगे। यही तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है कि भैया तुम नोटा को एक कैंडिडेट के रूप में क्यों नहीं लेते। ये नोटा वैसी हो चुकी है जैसे मैंने संयुक्त राष्ट्र की वीटो शक्ति बताई थी, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। आप समझिएगा भले की बात। राजीव बड़े खुश है, राजीव कह रहे मैं जीत गया, जबकि राजीव से ये पूछो कि 75% लोग तो तुम्हें चाहते ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड भैया, ये 25% पे जीत है। इंडिया में जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो उसमें यही दुख है कि किसी भी तरीके से नोटा, देखो चुनाव के मामले में हर चीज तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तभी तो तुम्हारे पापा सो रहे, क्योंकि वो 10-12 साल से देख देख के सीख गए। आईएएस की पढ़ाई 2 तरीके की होती है, एक होती है व्यवहारिक, एक होती है तुम अध्ययन करो। अब अध्ययन करने का मतलब ये है कि तुम पहले दिन आईएएस बने, तुम्हारे पास एक मिठाई का डिब्बा है, उसमें गड्डी निकली, तो तुम्हारा नौकर समझदार है, वो झांक रहा है कि हमारा भी हिस्सा होगा। तुम उससे पूछो क्या मैं ये ले सकता हूँ, वो कह रहा है ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान नहीं मानता, क्योंकि तुम किताबी ज्ञान पढ़ के आए हो, तुमने एथिक्स पढ़ी है। तो बेटा यही जो अंतर आ जाता है अधिकारी की सोच में, इसीलिए आजकल प्रैक्टिकल लोगों की ज्यादा नीड है, क्योंकि वो जानते हैं जैसी डिब्बा आएगा तुरंत कहेंगे जाओ डिब्बा भाभी जी के घर दिया जा करके, बहुत दिन से ससुराल में मिठाई नहीं पहुंचाई। तो समझ गए, इसका मतलब ठिकाने लगा दो पैसा। तो समझिएगा जरा बात को, मेरे कहने का मतलब कि जो आपके घर में फैमिली में इस समय चुनाव का देखते हैं न्यूज में आ रहा है, उनके साथ डिस्कस करना कि पापा नोटा क्या होता है। परिवार में चीजें बात करो, दोस्तों में करो। ज्यादातर भारत की जनता को यही नहीं पता कि नोटा में कितने भी वोट डालते हैं, तभी तो वोट डालने कुछ लोग गए इस बार, बोले नोटा डलाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं, तब भी उनको एक भी वोट मिलेगा, वो जीत जाएंगे। वोट ही देने में नोटा उठाओ ऐसी की तैसी। तो याद रखना, आपके लिए वनडे एग्जाम का प्रश्न है, नोटा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किस व्यक्ति ने करा, बताओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का भारत में, मतलब भारत तो छोड़ दो, अभी 9 मिनट बचे तो कुछ और डिस्कस करेंगे। ईवीएम का आविष्कार किस व्यक्ति ने करा, बड़ा प्यारा प्रश्न है, उत्तर तो मैं लिखवा देना। ऑप्शन ठीक है, के.बी. सारस्वत, ई. श्रीधरन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर एम.पी. हनीफा। सेकंड मोदी जी। बेटा इसका उत्तर लिख लीजिए एम.बी. हनीफा। एम.बी. हनीफा भारतीय हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था, कब बनाई, 1980 में। प्रयोग कहाँ हुआ, उत्तरी पूर्वूर केरला में 1983 में। किसने बनाई, एम.बी. हनीफा ने बनाई। विद्युत चालक मतदान यंत्र ईवीएम। फिलहाल ये बताओ, मजा आ रहा करंट में? तो जनसंख्या वृद्धि होगी, मतलब बुला के ले आना, समझ रहे हो, दूसरे अन्य स्रोतों से जनसंख्या मत बढ़ा लेना। अभी तो बोलने का स्लाइड वाला, जो बच्चे आज नए आए हैं उन्हें कल स्लाइड के दर्शन होंगे, तो मैं फिर से बोल दूं, लिखो एम.बी. हनीफा। एम.बी. अरे बेटा जो तुम्हारा डेटा खर्च हो जाता है, जीबी के बाद एमबी बचता है। एम.बी. हनीफा। हिंदी वालों काटो मत, ऐसे लिख लो ठीक। कब आविष्कार करा, 1980। ठीक। मशीन का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, केरल के अंदर म्युनिसिपैलिटी चुनाव में उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व में। कब, 1983 में। भारत में पहली बार ईवीएम का हर जगह प्रयोग कब हुआ, अभी 2019 में चुनाव। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 सीटों में ईवीएम का प्रयोग किया गया। अब इस पे भी चिंता उठा दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पर्ची खट्ट से आती है वो पर्ची नहीं गिनो, क्योंकि पता नहीं वोट को दबा रहे हैं कहीं और, बटन जा रहा है कहीं और, मतलब बटन दबा रहे हैं कहीं और, वोट जा रहा है कहीं और, तो अब पर्ची निकलती है। बेटा जो पूरी मशीन होती है, कल दिखाऊंगा, इस मशीन के बगल में डिब्बा होता है, उसमें गिनती के 7 सेकंड के लिए तुम्हें पर्ची दिखती है। जैसे तुमने हंस पे बटन दबाया, अब तुम बटन दबा के कोने में खड़े हो गए, खुद हंस रहे हो हंस की तरह, तो काम थोड़ी चलेगा। तुम्हें पर्ची देखनी पड़ेगी, पर्ची में हंस आया कि नहीं आया, लेकिन वो पर्ची तुम्हें नहीं मिलती, वरना पॉलिटिकल पार्टी बड़ा आसानी से वोट खरीद लेंगी। जैसे उन्हें पता चल गया राजीव हमेशा मुर्गा छाप के वोट दे रहे हैं, तो उन्हें राजीव पास गए, बोले राजीव अब की बार वोट देना है, मछली चुनाव चुनेंगे। राजीव बोले दे देंगे, 10,000 रुपये भी लेंगे। अब वो कह रहे हैं राजीव से जैसे निकले पर्ची दिखा, पर्ची मुर्गा बना हुआ, तो मुटाई लगेगी नहीं, पैसे ले रहे हो मछली के, बनवा मुर्गा रहे हैं। चलो तो बात समझे, इसलिए ईवीएम पे भी इस समय उठ गया है मामला। ठीक,
एक मुख्य परीक्षा के इस तरह मतलब इस तरह से एक प्रश्न लिख लीजिए मेंस का, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रश्न है, नेपाल और भारत के मध्य क्या विवाद है, इसको बताएं। नेपाल और भारत के मध्य क्या विवाद है, इसको बताएं। चाहो तो कल लिख लाना, ज़्यादा नहीं, आधे पन्ने में, छोटा सा अपना अपनी जो तुम्हें समझ आए नक्शा बनाने का प्रयास कर लेना। भारत और नेपाल के मध्य बेटा क्या विवाद है, भारत और नेपाल के मध्य क्या विवाद है। अब जितने लोग आए हो कल आना जरूर, अभी क्लास में 5 मिनट है, अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक। सर की तरह नहीं हूँ मैं 5 मिनट ज़्यादा पढ़ा दूँ, मतलब रुकूंगा मैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये बेटा कि कल जितने लोग आओगे तो तुम्हें प्रोजेक्टर विधि भी देखने को मिल जाएगी, उसमें तुम्हें फोटो मिलेंगे, मीम्स मिलेंगे। ये लोग क्वालिटी पढ़ चुके हैं उससे। कौन कौन पुराने छात्र कौन, नए वाले कौन है, उल्टा पूछना चाहिए, पुराने छात्र नए वाले छात्र। कैसे पता चला कि यहाँ एक मास्टर आया है पढ़ाया, क्यों तुमने मुझे छात्र नहीं समझा बेटा, है ना, ऐसा होता है। तो तुम्हें किस्सा बताता हूँ। जब मैं कोचिंग गया नहीं करते, तो बेटा जब आप दिल्ली या ऐसी कहीं कोचिंग जाएंगे ना, तो क्या होता है कि उन कोचिंग के अंदर एडमिशन होते हैं हज़ारों से बच्चों के। तो कोचिंग वो लोग लगाते हैं, जैसे मैं जहाँ कोचिंग लेता था वो जगह थी मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा। मुखर्जी नगर दिल्ली में बत्रा सिनेमा है, आपको पता होगा, कई बच्चे जाते। सबसे नीचे उस पर केडी कैंपस और ये सब जितनी कोचिंग थी सब चलती थी, पैरामाउंट का कैंपस था। मैंने पैरामाउंट से इंग्लिश पढ़ी, बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि 2 फ्लोर होते थे बेटा, कोचिंग 6 बजे शुरू होती थी, बच्चे 4 बजे गेट खटखटाने लगते थे। एकदम रात में होता नहीं, चद्दर ओढ़ के आ गए टॉर्च लेके, चौकीदार और बच्चे में अंतर ही ना पता चल पा रहा है। तो हम देखते थे क्यों आ गए, तो पता चला वो 2 घंटे पहले सीढ़ियों में बैठ जाते थे ताकि जब टीचर आए तो हम आगे बैठेंगे। दिल्ली में ये स्थिति, दिल्ली में इतना बच्चा है कोचिंग के लिए, क्योंकि तुम खुद बताओ, तुम्हें ये पता चल जाए कि भैया 10 रुपए किलो रबड़ी बट रही है 2 दुकानें पार करके, तो पूरा तुम्हारा मोहल्ला वही पहुंचे। तो वही चीज़ है, सबके मन में ये बहन है कि सिर्फ दिल्ली से ही ऑफिसर बनते, दिल्ली से ही एसएससी की बढ़िया कोचिंग होती, जो कि मार्केट है, क्योंकि सभी ने अपने ऑफिस पर ही बना रखे हैं। तो इस चक्कर में बच्चे इतने इकट्ठे होते थे कि सीढ़ियों पर लाइन लगती थी। अच्छा, मैं सबसे लेट था, मैं कोचिंग 10 मिनट लेट ही पहुंचता था, क्योंकि कहाँ तक लाइन में खड़े हो गए, अपना सुबह पढ़ाई करके पहुँचते थे। तो पहुँचने के बाद सबसे पीछे बैठता था। एक तो आधी बात तो समझ नहीं आती थी टीचर की, क्योंकि टीचर बैठा था बहुत दूर, जैसे ऐसा समझो यूट्यूब पे पूर्णागिरी भैया के दर्शन, एक तो वैसे भी दूर और ऊपर से यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो भाई दिमाग लगा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। अब टीचर से तुम शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ टीचरों के पास में शिकायत सुनने का वक्त नहीं होता। जैसे तुमने 1 महीना कोचिंग करी, तो बोले सर समझ नहीं आ रहा, वो कहीं आ जाओ, 1 महीने का पैसा काटो, उठा के दो, जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तो 5 नए स्टूडेंट और एडमिशन लेंगे। लेकिन इस वजह से बच्चा वहाँ की ज़्यादातर कोचिंग में सीख नहीं पाता। मैं तो प्रैक्टिकल होता हूँ, इसलिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, या हमारे जैसे प्राइवेट टीचर यहाँ पर रहे, तो हम लोग तो इसलिए तो ईमानदारी से पढ़ा देंगे, क्योंकि मेरा तो टीचिंग पैशन, मुझे मज़ा आता है। और मुझे लगता है जो सीख के अगर तुम डिलीवर कर दोगे और यहाँ से कोई एक ऑफिसर बन गया, वो और 2-4 बच्चों को गाइड तो कर ही देगा निःशुल्क में। लेकिन दिल्ली में ये सब फीलिंग नहीं है, वहाँ पर प्योर देखने को मिलता है प्रोफेशनलिज्म। तो दिल्ली की जितनी कोचिंग होती है वहाँ पर आप जब भी जाएंगे तो सबसे पहले प्रयास करिएगा आप कोचिंग ना ज़रूरत पड़े अपनी तरीके से ईमानदारी से निकाल लो, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो कभी तो बिल्कुल मुझसे राय लीजिएगा, मैं आपको स्पष्टता से बताता हूँ, ठीक है, कि हम सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। सबसे पहले तो सभी लोग जितने भी हैं वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट की 2 किताबें ले लो, एक फैक्ट की किताब, एक बहुविकल्पीय, 2 ले लो बस। तुम्हारे वनडे एग्जाम लूसेंट निकलवा देगी। उस लूसेंट की किताब में हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी कुछ होता है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस। तुम्हें उसके दिन बना लेने कि मंडे से लेके संडे तक मुझे टोटल हर दिन तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स को 3 दिन में एक बार पढ़ना है। मैं पढ़ना बता दूंगा। और साथ में एक मैगजीन ले लो, चाहे मैगजीन यूथ की ले लो, एडुटेरिया की ले लो, स्पीडी की। मात्र 3 किताबें अपनी डेस्क पर रख दो। अब तुम्हारे अगर पेपर के अंदर बचा मैथ और साइंस का, तो चाहे लूसेंट के अलग अलग प्रकाशन ले लो, चाहे तुम किरण प्रकाशन की मैथ और रीजनिंग की कंबाइन ले लो, चाहे अलग अलग ले लो। डेली कम से कम 25 सवाल मैथ के लगाओ। सर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, बेटा क्लास 5वीं की किताब मार लाओ, किसी बच्चे से चुरा लाओ घर पे जाके, या उससे कह दो बेटा देना जरा 2 घंटे के लिए, और घर आके कक्षा 5 के कोई नहीं देख रहा, चुपके से मैथ के सवाल लगाओ, देख देख के। छठे के लगाओ, फिर 7वें पे 8वें पे लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं लगा पा रहे हो, यूट्यूब की थोड़ी हेल्प ले लो, कक्षा 8 की मैथ की RS अग्रवाल की किताब खोलो, टीचर पढ़ाएगा सवाल लगवाएगा। इतनी आसान शुरुआत होती है, तो घबराने की क्या बात है। मैं तो ऐसी चीज़ें सीखा हूँ, तो मैं तो तुम्हें यही हेल्प कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ना हो और पढ़ने के साथ साथ सीखने में दिलचस्पी हो, तो बिल्कुल ग्रुप पे लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी 1 मिनट और बच्चा, तब तक तुम लोग और पूछ लो। हाँ, कितने लोग ग्रुप पे ऐड है और कितने लोग नहीं है? अरे वही SSC का ग्रुप जहाँ विपिन सर रोज डालते हैं 4 सफ़ेद ब्लैक, उसके बाद मैं आ जाता हूँ लेकर के नई रंगीन फाइल, है ना, ब्लैक एंड वाइट और रंगीन चल रहा है। हाँ, तो वो ऐड नहीं।
हाँ। ये पूछ रहे हैं कि नगर पालिका, बेटा नगर पालिका राज्य की सूची में आएगी, केंद्र में नहीं आएगी। याद रखिएगा चुनाव कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराता है। आपके यहाँ जो पंचायत के या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं वो आपका राज्य का चुनाव आयोग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। हाँ भाई बच्चों, कोई और डाउट? रुक जाओ, वीडियो बंद कर दे, बस होने वाला है टाइम। तब तक कोई और एग्जाम, कोई एंट्रेंस, कोई परीक्षा, कोई और जीवन के दुख, प्रोजेक्ट प्रेजेंट नहीं लगी, हाथ में लगाओ। देखो रजिस्टर भर गया बिना हिले, 1 मिनट के अंदर फटाक से लो भैया, अपना नाम लिस्ट से लिख दो और फिर घर के लिए रवाना हो लो, तुम भी और मैं भी। तब तक मैं ये बंद कर दे रहा हूँ, कैमरा संसाधन और बातें करते हैं दुनिया भर की।